जो आप बता रहे हो ना, वो ऐसे जवाब नहीं देना शुएब भाई, आपने उधर नहीं नहीं, पढ़ना है। मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे आइडिया है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल इस तरह का तो मैंने बस ऐसे ही नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ मैं। ये आपने ऐसे सेफ चलना है। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? ये वालेकुम सलाम सर। ये ऐसे ही जो है ना, ऐसे ही जो है ना नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे ही होता है, ठीक है ना। सर वो मैं कह रहा था, अतीक भाई से डिस्कस कर रहा था कि एक मैंने वीडियो देखी थी, अमेरिकन कोई एनेस्थेटिस्ट से, तो उन्होंने जो है ना चेस्ट की कोई सर्जरी थी, पेशेंट जो था वो जीए के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड था, तो उन्होंने थोरेसिक स्पाइनल में कराया था। तो वो मैं पूछ रहा था, कल थोरेसिक एपिड्यूरल की तो बात हुई, थोरेसिक स्पाइनल का पूछना चाह रहा हूँ मैं। ऐसा करो, आसपास घर में कोई है उससे कहो कि तुम्हारे पे सूर्य फलक और सूर्य नाश पढ़ के ना 3-4 दफा फूक दे, ठीक है। ठीक है। ताकि जो ओके। उल्टे उल्टे सीधे ख्यालात है ना, जिन्नाती असरात जो है ना वो खत्म हो जाए। ठीक है सर, डन हो। अच्छा अतीक भाई, आप पहला क्वेश्चन पूछे इनसे आई का, वहां से शुरू करते हैं। सर कौन जवाब देगा? ये कौन जवाब देगा? मैं ही दे देता चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हूँ। तो जी, आई का 5 ईयर ओल्ड। देखें, मैं आपको लोगों को बैकग्राउंड बता देता हूँ कि आई का ट्रॉमा का जो टिपिकल जो सिनेरियो होता है, उसमें वो बेसिकली आपसे जो अप्रोच पूछ रहे होते हैं, वो पूछ रहे होते हैं बिटवीन रिस्क ऑफ रेज्ड आईओपी एंड वर्सनिंग ऑफ द आई इंजरी वर्सेस रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। ये एक टाइम टेस्टेड क्वेश्चन है, यही होता है, यही उसके अंदर आप है, तो आपने किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है, यही बात है, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चले अतीक भाई। अपना जी, अ, सुहेब, अ, डॉक्टर सुहेब। हाँ हाँ, डॉक्टर शुएब, आपके पास 4 साल एक बच्चा आया, 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो फॉर पैलेटल स्क्वेंट करेक्शन के लिए आया। इसको वो भी है, एस्थमा भी है, सल्बुटामोल वंस भी लेता होता है, लेकिन वो उसके लिए कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। आप इसकी वो बता दें, हाउ डू यू प्री असेसमेंट बता दें आप। जी, first of all, we will evaluate this patient on the basis of history, investigation, and examination. The main concerns in this patient are the altered anatomical, physiological, and pharmacological status of child. Also, this patient is having squint, and we will take history of prematurity, that was whether this child was born premature or not, vaccination history, and squint has. Oh, after relevant examination, we will go for the investigation. We will do the CBC to look for any anemia in this patient. Also, we will do the chest X-ray as this is asthmatic patient, and chest X-ray. हाँ जी। ओके नाउ, आगे भी कंटिन्यू करूँ कि we will also arrange bed in the pediatric ICU. देखो आवाज आ रही? मुझे तो आवाज ना आए तो अच्छा है, जो आंसर आप दे रहे हो सोहेब। उन्होंने आपसे स्क्विंट सर्जरी पूछा है, ठीक है। स्क्विंट, हाँ जी। तो स्क्विंट सर्जरी में आप आईसीयू बेड अरेंज करोगे? एस्थमेटिक पेशेंट में अगर अटैक में नहीं है तो एस्थमेटिक की वजह से क्या? एस्थमेटिक पेशेंट में अगर उसकी सीवियरिटी उस वक्त नहीं है तो आप उसमें एक्सरे करवाते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट के सर, एक्सरे में क्या फाइंडिंग मिलेगी? एस्थमेटिक पेशेंट के सर सॉरी, मैं मेरा नेट वो हो गया था सर। जवाब दे दिया आपने? नहीं, ये बस इसने सोहेब ने सही आंसर नहीं दिया है। अच्छा सर, इसमें मैं तीन तीन कीज हैं सर, तीन कीज हैं इसमें। आपने इसकी जो पीयर असेसमेंट में आपने इसकी हिस्ट्री ऑफ लास्ट अटैक, एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम,
स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्कल्टेशन और एग्जामिनेशन ऑफ अदर सिस्टम। अच्छा, ये तो हो गया सर। इसके अलावा आपके एनेस्थेटिक गोल्स क्या होने चाहिए इसमें? प्रीमेच्योरिटी की भी हिस्ट्री देंगे पेशेंट से। तो ये आपके बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है, तो अगर आप प्लीज दरवाजा बंद कर दो या थोड़ा सा उसमें कुछ करो। मैं करता हूँ सर। अच्छा अच्छा, how will you manage a colocardic reflex? अच्छा नहीं, एक मिनट सॉरी अतीक, मैं इसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो आपने जो सवाल पूछा ना, इसके अंदर जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, जो इसके अंदर आपको बताना है कि यू हैव टू असेस दैट, कोई भी वो बेशक आपसे पूछें या ना पूछें, एस्थमा का जब लफ्ज आ गया है तो आपने उसमें ये बोलना है कि वी हैव टू इवैल्यूएट द सिवियरिटी ऑफ एस्थमा in that patient, and if for that there are clinical sign symptoms in the form of any wheezing, rhonchi, respiratory distress, and if there is involvement of any association with allergy, तो उसके अंदर आपको eosinophils का आ जाएगा। और एक्चुअली PFR, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, या आप बोल दें या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आप बोल दें, ठीक है? ठीक है सर। उसकी बेस पे इसके अलावा जैसे उसको बताया था कि सल्बुटामोल वंस वीक ले रहे हैं ना सर, लेकिन वो रियलाइज कभी नहीं हुआ। तो मतलब बेसिकली इसका ये मतलब है ना कि ये माइल्ड एस्मा है, तो उसमें इसने एक्सरे करवाया था, इसमें आईसीयू में बेड अरेंज कराया था, तो इसके अंदर जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। ये अच्छा सर, इसमें हाउ विल यू मैनेज द कोलोकार्डिक रिफ्लेक्स? जी नुसरत बताओ, हाउ टू प्रिवेंट सर। इसमें प्रिवेंट ये है कि सर उसमें सर्जन जो है सर वो पहले से इन्फॉर्म कर देता है वैसे कि मैं जो है या तो मसल स्ट्रेच करने लगा हूँ या मैं ग्लोव पे प्रेशर डालने लगा हूँ, तो उस वक्त जो है तो हम लोग जो है तो कॉन्शियस हो जाते हैं। और एट्रोपिन जो है तो वो प्रोफाइलेक्टिकली नहीं दी जाती है, वो हमारे पास रेडी होती है, और जैसे ही ये बच्चा ब्रेडी में जाना शुरू होता है तो सर्जन को स्टॉप करते हैं, और इसके बाद जो है एट्रोपिन जब हम सोचो जरा एक मिनट, सोचो जरा कि आप एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रही हो। यू हैव टू मेंटेन द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया मेरी बहन। आप सर्जन के मेरी बात सुनिए सर, ओक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स का डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, वो तो एक बिल्कुल ताल्लुक है सर। ग्लोब पर सुन लो बात मेरी। हाँ। देखो, आपसे अगर वो सवाल ये पूछते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर ओक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स, ठीक है, तो द चांसेस विल बी मोर इफ योर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया इज नॉट गुड, ठीक है? बस इतनी बात याद कर लो। इसी तरीके से कि जिस तरीके से जो ब्रैडीकार्डिक रिस्पॉन्स होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में या सर्वाइकल डायलिटेशन में या एनल डायलिटेशन में, उसका 100% डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होता है डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया से। अगर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया मेंटेन है तो भी हो सकता है, लेकिन अगर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया मेंटेन नहीं है तो चांसेस ज्यादा होंगे। बस इतनी सी बात है, ठीक है? तो आपने उसमें अगर आपसे वो सवाल मुख्तलिफ तरीके से पूछ सकते हैं ना, ये हो गया है तो आपने इमीडिएटली इन्फॉर्म द सर्जन, इमीडिएटली आस्क द सर्जन टू रिमूव द ट्रैक्शन, अप्रोच विल बी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, इमीडिएटली गिव एट्रोपिन। बस ये आंसर होगा, ठीक है? और अगर आपसे वो ये पूछे कि आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, या वो आपसे जब आई सर्जरी के बारे में कह रहे हैं, तो आपने ये कहना है कि वी हैव टू मेंटेन द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया and we have to be vigilant, especially we have to do close communication with the surgeon so that if the time he is doing any traction we have to be more vigilant। बस इतनी सी बात, ठीक है? ठीक है सर। आप ये कह रही हो ना कि डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया का कोई रोल ही नहीं है, तो ये आपकी बात सही नहीं है सर। मैंने कभी ना पढ़ा ना सुना, इसलिए बोल रही हूँ। नहीं मैडम, आपने बहुत पढ़ा हुआ है। एक बात सर दिशान सही कह रहे हैं, आपने टू द पॉइंट जवाब देना है। अच्छा सही है, ठीक है। अब ये आपको आंसर क्लियर हो गया या नहीं? क्लियर हो गया सर। जी सर, क्लियर हो गया। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन जो ट्रॉमा वाला था वो कौन बताएगा? सर पूछे। ट्रॉमा का एक मिनट रुको, आप रुके।
ये जवाब देंगी माहम। माहम, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, अगर माहम को नहीं आवाज आ रही तो और सुहेब के अलावा वाइवा। खुरम, आपका आज सिस्टम ठीक है, साउंड सिस्टम? सर ट्राई कर सकता हूँ। चले बिस्मिल्लाह। 4 साल का एक बच्चा है, उसको पेनिट्रेटिंग आई इंजरी हुई है। आपको बुलाया गया है कि उसको जो है ना सर्जन ने ऑपरेट करना है। तो आपके इनिशियली एनेस्थीसिया के क्या कंसर्न्स होंगे? ठीक है सर, इसमें इनिशियली हम 3 चीज़ों के बारे में कंसर्न रहेंगे। एक तो ये कि ये इमरजेंट सर्जरी होगी, दूसरी इसमें इंट्राओकुलर प्रेशर हमारा कंसर्न होगा, और तीसरी इसमें बच्चे के फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फार्माकोलॉजिकल कंसिडरेशन होगी हमारी। एक दो बातें और ऐड कर दें। वर्सनिंग ऑफ आई इंजरी, इसमें अब अनफॉर्चुनेटली आपकी फिर आवाज गायब हो गई। आवाज सर कट गई। अच्छा सर, इसमें मजीद यही कि हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के साथ हम सर्जन से पूछेंगे कि व्हाट इज हिज प्लान, और पेरेंट्स की काउंसलिंग के साथ साथ उनसे ये पूछेंगे कि बच्चे ने लास्ट मील कब लिया था। एक और आप बताओगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका। और पेनिट्रेटिंग आई इंजरी कैन बी अ पार्ट ऑफ पॉलीट्रॉमा। इसमें सर जो आखिरी कंसिडरेशन है वो ये है कि इज इट आइसोलेटेड इंजरी या ये है ट्रॉमा, या बच्चे को कोई और भी इसके साथ किसी किस्म का। वेरी गुड, ठीक है ना। तो देखो, आपने सारी बातें बता दी हैं। बच्चे की से रिलेटेड जो है वो अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल कंसिडरेशन मेकिंग एनेस्थीसिया मैनेजमेंट चैलेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ डिफिकल्ट एयरवे, फिक्स कार्डिक आउटपुट, डिफिकल्ट कैनुलेशन। ये जुमला याद कर लें आप, ताकि ये आपका उसी वक्त ये जुमला चंद सेकंड्स में आप बोल लें। ये इतनी दफा बोलेंगे ये आपकी सेकंड हैबिट बन जाए, ठीक है। उसके बाद आप साथ ये बोलें कि this is an sort of urgent to emergent surgery. We have to discuss with the surgeon what is his plan, and you have to take history about the last meal. और आपने इसमें now you have to decide in airway management between like risk of aspiration versus use of succinylcholine, which can potentially increase the IU. ठीक है। और अगर आप सक्सामिथोनियम ना भी दें मिसाल के तौर पे, तो भी जो हेयरवे की जो मैनिपुलेशन है इटसेल्फ इज अ कॉज ऑफ इंक्रीज्ड आईओपी एंड वर्सनिंग ऑफ आई इंजरी। ठीक है, तो इतनी सी आपने बात कर दी, आपका ये क्वेश्चन पास हो गया। आगे अब आप जो मर्जी कहानियां सुनाएं, ठीक है। तो जो ब्रेकिंग सेंटेंस होता है ना, ब्रेकिंग सेंटेंस पे गौर करें। ब्रेकिंग सेंटेंस अगर आपने अच्छा बोल दिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इस पेशेंट में इंडक्शन कैसे करेंगे? सारा आप बताओ, इस पेशेंट में इंडक्शन कैसे करेंगे? जी सर, 4 साल का बच्चा है, ये ट्रॉमा का केस है, ये RSI किया जाएगा इसमें क्योंकि हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है। और इंडक्शन में आप सक्स को अवॉइड करेंगे क्योंकि वो रेज आईसी भी कराती है, तो यू बेटर यूज द रोक्यूरोनियम और is there any way in which you can just reduce the risk? कोई और तरीका होता है इसके अलावा भी? सर हम इनहेलेशनल यूज कर सकते हैं, सिवोफ्लोरिन देके। नहीं, एस्पिरेशन। सक्स से पहले आप नॉन डिपोलराइजिंग का स्मॉल डोज दे दें ताकि उसकी फेसिकुलेशंस को प्रिवेंट करें, और देन यू कैन गिव द सक्सिनाइल। प्रीक्लोराइजेशन बोलते हैं। ये बिल्कुल सही बोले। और आप डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को अच्छी डेप्थ पे लेके जाएं। यू मिनिमाइज द लेरिंगोस्कोपिक टाइम, ठीक है। आप सक्शन को रेडी रखें और आपको रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखना है, ठीक है। बस ये इतने जुमले में आपकी बात पूरी हो गई। अच्छा सर, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन को बचाने के लिए H2 ब्लॉकेज का रोल बता दें। एंटासिड पार्टिकुलेट वो जो देते हैं वो दे दें।
हाँ जी, और क्रिकॉइड प्रेशर दे सकते हैं, प्लस नहीं ये जो नहीं, आपने चीजें जो रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन होता है ना उसका कंपोनेंट होता है ये, जो रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन है ना उसका ये कंपोनेंट है क्रिकॉइड प्रेशर। अच्छा, उसके बाद आपसे डिफरेंट आई ब्लॉक्स के बारे में पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ उसके बारे में मोटी मोटी बात पता होनी चाहिए। अतीक, आपने अभी पढ़ा था, उसको दोबारा से बता दो, कौन से ब्लॉक में फेशियल नर्व अलग से ब्लॉक करते हैं? हाँ सर, इसका जो मेरे ख्याल में टेनेंस ब्लॉक है और सबटिनॉन, सबटिनॉन, सेप्टेनस ब्लॉक पेरिबल्बर और और पेरिबल्बर, रिट्रोबल्बर। रिट्रोबल्बर। नहीं, इनमें से कौन से ब्लॉक के अंदर फेशियल नर्व आपको सेपरेटली ब्लॉक करनी पड़ती है? सबटेनल में सर मेरे ख्याल में। सबटिनॉन में है या पेरिबल्बर में? पेरिबल्बर में होगा, पेरिबल्बर में सर। ठीक है, पेरिबल्बर में। क्योंकि पेरिबल्बर और में होगा क्योंकि मुझे बताएं कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? इसमें सर एक तो सर इसमें इंट्राओकुलर एक्स्ट्राओकुलर कॉम्प्लिकेशंस। इंट्राओकुलर में हेमाटोमा होगा सर, आपका ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है सर। इसके अलावा सर इसकी जो उसमें डायरेक्ट आप जो आप लोकल एनेस्थेटिक लगा सकते हैं वो सीधा उसमें जा सकता है, CSF में जा सकता है, और इट कैन कॉज पूरा का पूरा एनेस्थीसिया हाँ हो जी, सकता आप है। इसमें देखें, इतनी लंबी बात बताने के बजाय ना ब्लीडिंग, ट्रॉमा, डैमेज टू आई बॉल, लास्ट। ठीक है। और कौन हाँ जी, डैमेज टू कोन हो गई मतलब ना, वही मतलब, यानी कि देखें ना, बेसिकली हमारे लिए या तो किसी भी जगह पे ये कॉम्प्लिकेशन जहन में रखें, या वहां पे कोई ऑर्गन होगा, या वहां पे कोई वेसल होगी, या वो चाहना था चीन पहुंच गया जापान, बस इतनी सी बात है। वही बात है, जी वही जी। वही चीज को अप्लाई करें। और हमारे लिए सबसे खतरनाक लास्ट है। तो आप बता दें कि इसके अंदर अगर वो डायरेक्ट किसी वेसल में कर दिया है तो जो है वो हमारा लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही ऑक्लोकार्डिक रिफ्लेक्स, ट्रोमेटिक आई इंजरी, और उसके अंदर आपने ये रखें कि ये इसके अंदर भी लिमिटेड एक्सेस टू पेशेंट होती है। आपने डीप प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में रखना है एट ऑल टाइम। ठीक है, इवन एक्सट्यूबेशन भी आपने स्मूथ करनी है, इंट्यूबेशन भी आपने स्मूथ करनी है। इवन जो गैग रिफ्लेक्स, जो गैग करेगा पेशेंट, या पेशेंट एक्सट्यूबेशन के वक्त अगर गैग करेगा, तो उससे भी आई की जो है वो जो सर्जरी है या आई की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एग्जेजरेट हो सकती हैं। आपने लिमिटेड टाइम रखें इसका लेरिंगोस्कोपी का, और जो है वो आप फ्लक्चुएशन इन डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया ना होने। ठीक है, आप मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन विद रोकरोनियम एक ऑप्शन है, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन नॉर्मली विद डीप प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया एक हो गई है। क्रिकॉइड प्रेशर जाहिर बात है रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन का पार्ट है, आप कह रहे थे ना कि क्रिकॉइड प्रेशर भी दे सकते हैं, तो क्रिकॉइड प्रेशर इज पार्ट ऑफ रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो प्री क्लोराइजेशन से आप उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट, सो प्रायोरिटी इज एयरवे, प्रायोरिटी इज नॉट आई, प्रायोरिटी इज एयरवे। तो आपने रिस्क, ये बस इतने जुमले ही आप लोगों के लिए काफी हैं। ठीक है, अगले अगले पे जाते हैं कि एक बेसिकली देखें जो न्यूरो एनेस्थीसिया है ना, उसमें से जो आपको जो भी कोई भी केस होगा उसमें जो घूम फिर के बात रहेगी ना, वो आप जहन में रखें कि एक तो एयरवे की मैनेजमेंट होगी बिकॉज ऑफ एसोसिएशन विद नेक इंजरी, एक बात हो गई। दूसरी इसमें जो चीज होगी वो होगी पॉलीट्रॉमा, दो बातें हो गई। तीसरी बात जो हो गई जो न्यूरो से रिलेटेड जो डायरेक्टली है वो आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर और प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। ठीक है, तो जो आपकी न्यूरो एनेस्थीसिया में सारी गुफ्तगू है वो इन्हीं बातों के करीब करीब घूमनी चाहिए। और वो सारे रिवर्सिबल फैक्टर्स जो एनेस्थेटिक फैक्टर्स हैं, जो पोजीशन रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जो सर्जिकल फैक्टर्स हैं, वो सारी चीजें कि जिनसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है, आपको वो वहां पर बताने हैं। और एक उसमें फिर आगे आगे थोड़ी सी अगर आप उसमें आगे एडवांस जाएंगे तो एक्स्ट्रा ड्यूरल ह्यूमाटोमा, सब ड्यूरल ह्यूमाटोमा और सब रेकनाइड हेमरेज, उसकी आपको थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन होगी। वो एक्स्ट्रा बातें होंगी एक दो, जिनको हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि भाई वो उसके अंदर आपका जो है वो सेरेब्रल वेजोस्पैज्म की प्रिवेंशन होगी, ट्रिपल एच थेरेपी होगी, और बाकी जो है वो जो एक्स्ट्रा ड्यूरल ह्यूमाटोमा है
उसके अंदर वो आपको जो है वो इमरजेंसी होगी और फौरी तौर में आपको उसको इवैक्यूएट करने की। सर दिशान जी सर दिशान, सॉरी टू कट यू। ये जो एक पिछले वाला जो टॉपिक था उसमें ये मतलब एमसीपीएस का टॉपिक है, ये वाला नहीं है पेनिट्रेटिंग आई इंजरी जो है। इसमें सर आप आज मैं सुन रहा था आपने पुराना जो पढ़ाया हुआ था उसमें आपने जो आईयूपी के एक तो नॉर्मल प्रेशर पूछते होते हैं सर 5-10 mmHg जो है ना वो आपका या 10 to 15 है, इस तरह कोई नॉर्मल प्रेशर है इसी और कौन कौन से ड्रग इस्तेमाल करते होते हैं, और इसके अलावा जो है सर कोलिकार्डिक रिफ्लेक्स एफरेंट क्या है, इफरेंट क्या है, इसके अलावा सर इसको कैसे हाउ टू अवॉइड इसका जो दोबारा जो आप ग्लोब अगर आप सी लेते हैं या आप स्टिच कर लेते हैं तो हाउ टू अवॉइड इसको डीप वो करते होते हैं, एक्सट्यूबेट करते हैं या क्या करते हैं सर, ये बकिंग और वगैरह से, ये आप जो वो यूनिवर्सिटी से पढ़ा रहे हैं उसमें भी है आपकी हाँ नहीं, देखें इसके अंदर आपको ना अगर आपने सेफ आंसर देना है ना तो आप रिस्क वर्सेस बेनिफिट का आंसर दें, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये इंडिविजुअलाइज अप्रोच होगी, दो बातें हो गई, ठीक है। उसमें आपने उनको सिर्फ एग्जामिनर को ये शो करना है ना कि आप सेफ हैं, कोई आपकी फिक्स्ड नहीं है। आप डिस्कशन विद द सर्जन का नाम ले लें, और जब भी आप डीप एक्सट्यूबेशन का नाम लें तो डीप एक्सट्यूबेशन में प्रॉब्लम इसमें एस्पिरेशन का रिस्क होगा, क्योंकि जो ट्रॉमेटिक आई इंजरी होगी वो डीप एक्सट्यूबेशन करने में उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप जो है वो अगेन वही वाली बात है कि प्रायोरिटी इज गिवन टू एयरवे, दैट्स इट, सिंपल सी बात। अच्छा सर मैं एक और बात, कितने दिन रह गए इनके पास, अगर ये किसी ने जूलियन बेकर्स नहीं पढ़ी तो एमसीपीएस में पूरा का पूरा जूलियन बेकर्स वो से पूछते होते हैं, ठीक है सर, पढ़ा हुआ आपने। चलें अल्लाह आसानी करें इन लोगों के लिए, वो बस इनको अब इस टाइम पे किताबों की जरूरत नहीं है, इस टाइम पे इनको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये मैं कमिंग बैक टू द न्यूरो आई के बारे में यही सारी बातें हैं जो आपसे की हैं। नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे बढ़ता है ऑक्यूलर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, वो मैंने भेज दिया था इसलिए क्योंकि अब असल में जल्दी जल्दी काम करना है इसमें ना, इसमें हमारे पास टाइम इनके पास थोड़ा है। तो अगर आप लोगों को सुनना चाहते हैं तो आप लोग वो सुन लें, पूरा डिटेल से 2 सेशंस में किया था। अरसलान आया हुआ है आज, अरसलान ने सारी चीजें डिटेल से डिस्कस की थी। तो सर आई में, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आई में ना वो जो ड्रग्स के कंसंट्रेशन पूछते हैं वो प्लीज थोड़ा सी बता दें। कौन सी ड्रग की कौन सी कंसंट्रेशन? सर एड्रेनलिन और एफिड्रिन ये पूछते हैं बच्चों में कितनी हम डोज देते हैं फॉर लोकल एनेस्थीसिया, ये उस तरह के क्वेश्चंस पूछा था पीछे एग्जामिनर ने। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ये 1% का क्या मतलब होता है? कोई भी दवाई अगर 1% है तो व्हाट डज इट मीन? 10 मिलीग्राम पर 1% पर केजी से नहीं 1% का क्या मतलब? 1% का मतलब होता है 1 ग्राम इन 100 ml। नहीं 10 mg per ml, सॉरी 10 मिलीग्राम इन 100 ml per ml। 10 mg per ml 1% is equal to जो भी होता है ना, देखें इसके लिए आप ध्यान में रखें कि जो भी परसेंटेज है उसके आगे आप 0 लगा दें, ठीक है। अगर 0.1% है तो वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलीग्राम पर ml हो जाएगा। अगर 2% है तो इसका मतलब है 20 मिलीग्राम पर ml। अगर 0.01% है तो इसका मतलब है 0.1 मिलीग्राम पर ml। ये आप जहन में रखें, एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि देखें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप लोगों के पुराने इमीडिएट जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो अभी नए नए पास होते हैं, वो आपको लिटरली खुदा की कसम उनसे मैं आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे मेरे एक दोस्त ने मुझे पॉइंट आउट किया है कि आप नेगेटिव बातें करते हैं, आप लोगों को उनके जो टाइम टेस्टेड तरीके हैं उनसे आप उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं या आप लोगों को सख्ती से बात करते हैं। तो देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें करना बहुत जरूरी होता है। आपका क्या ख्याल है कि अगर आपसे वो परसेंटेज दवाई पूछी और आपको नहीं आई तो आपको इस बात पे वो फेल कर देंगे? बिलीव मी, इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो लोग बताते हैं हाँ भाई ये पूछा था, और वो आपका जो कॉन्फिडेंस की ना ऐसी तैसी फेर देते हैं। तो खुदा के लिए अपने ऊपर भरोसा करें, कोई भी इतनी छोटी सी बात पे कोई आपको फेल नहीं करेगा कि आपको जो है वो एफिड्रीन की परसेंटेज आपको आई ड्रॉप्स में नहीं पता, समझ आई? इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। आपने सिर्फ इतनी सी, ये आपको मैंने इसलिए आपको जो बताने वाली बात है वो मैंने आपको बता दी है। जो भी परसेंट होगा उसको 10 मिलीग्राम पर ml। नहीं सर इसमें मैं एक छोटा सा कमेंट ऐड करूंगा। what you have said, इसमें एक छोटी सी बात ऐड करूंगा सर कि इस वक्त जिनका ये 4 तारीख को वाइवा है, आपको अगर कोई छोटा मोटा मैडम सवाल नहीं आता या छोटी मोटी जो कंफ्यूजन है उस पर मत अटकें, और यही आपने टॉक्स में भी करना है।
बिल्कुल। आपको एक सवाल जो नहीं आता उस पर अटकना नहीं है, यू हैव 4 मिनट्स, 4 to 5 मिनट्स। अब आपको जो ऑलरेडी आता है उसको ज्यादा से ज्यादा बोलें और उसको एक दफा रिवाइज करें और थोड़ी सी पॉलिशिंग हो जाए ताकि इजीली आप। आयशा आप मेरी बात समझ रही हैं? देखें वहां पर ना, ये आपने ये एक तो कल हम टोक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? कल हम लोग कल मेरी छुट्टी है, कल हम लोग टोक्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो पुराने जो लोग होते हैं ना, जो एग्जाम देकर आते हैं, वो लिटरली, मैं आपको एक बात बताऊं, उनकी हर बात पे आप ब्लाइंडली फॉलो ना करें। आप उनको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, ठीक है? आप उनसे एक्सट्रैक्ट करें कि व्हाट इज द जनरल इंप्रेशन, क्योंकि जो फेल हुआ है उसको, जो क्वेश्चन उसको नहीं आता सिर्फ उसको वो याद रहेगा। जिस इंप्रेशन के ऊपर उसको एग्जामिनर ने फेल किया उसको खुद भी नहीं पता। एक क्वेश्चन पे नहीं कोई फेल करता, इसलिए अपने दिमाग से आप ये बात निकाल दीजिए। मेरी हमेशा आदत ये होती है कि मैं आप लोगों को, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वो बात सिर्फ आपको स्ट्रेस दूं कि जिसकी बेस पे कोई एक सेफ एनेस्थेटिस्ट या एक अनसेफ एनेस्थेटिस्ट है। आई में अगर आपको ये चंद बातें आती हैं, आप यकीन कीजिए आपको कोई फेल नहीं करेगा। मैं आपको इस बात का दावे से कह रहा हूँ ये बात, ठीक है? इसलिए आप अपने आप को हलकान ना करें, आप अपने आप को परेशान ना करें। इस वक्त सिर्फ जो आता है उसकी प्रैक्टिस करें। और जो मैं आपको बार बार एक बात जो रोजाना ही मेरी कहानी शुरू होती है कि पीडियाट्रिक, एल्डरली, प्रेग्नेंट, स्मोकर, ओबीज, हाइपरटेंसिव, डायबिटिक और पोजीशन रिलेटेड, ये 7-8 चीजें ऐसी हैं। स्मोकर भी शामिल कर लें इसमें। सर एक और चीज सर, सतीशान एक और चीज मुझसे पूछी गई थी सर, ये नीडल स्टिक इंजरी वाली का, ये नहीं छोड़ते सर। हाँ, एक मिनट रुके। तो ये आपका पेपर आउट है, ये पेपर आपका आउट है। ये पेपर आप, ये सवाल आपसे कोई ना कोई, ऐसा मुमकिन ही नहीं होगा कि आप लोगों से ये सवाल ना पूछे जाए। ये एल्डरली, कोई सिनेरियो होगा जिसमें एल्डरली पेशेंट आ जाएगा, तो वो जुमला याद कर ले। मैंने यहां तक तो आप लोगों को पक्का कर दिया कि हर बंदा तोते की तरह अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल का नाम ले रहा है, लेकिन उसके आगे नहीं बोल रहे आप। उसके आगे नहीं बोलेंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है? वो उसके आगे उस फ्लो के अंदर आपने इस जुमले को मुकम्मल बोलना है, ठीक है? कि इसके अंदर बच्चा है तो एयरवे, फिक्स कार्डिक आउटपुट, डिफिकल्ट आईवी लाइन, इमेच्योर लिवर, किडनी, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्रीज्ड इनिशियल डोजेज, मेंटेनेंस डोजेज डिक्रीज। प्रेग्नेंट पेशेंट है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, डिफिकल्ट एयरवे, इजी डिसैचुरेशन, एओर्टोकेवल कंप्रेशन, चांसेस ऑफ कोएगुलोपैथी, हाइपरकोएगुलेबल स्टेट, और रिड्यूस्ड मैक, रिड्यूस्ड लोकल एनेस्थीसिया रिक्वायरमेंट, और इस तरह की 5-6 बातें आपके मोटी मोटी दिमाग में होनी चाहिए। इसी तरीके से हाइपरटेंसिव पेशेंट की बात है, इसी तरीके से डायबिटिक पेशेंट। ये पेपर आउट है, प्लीज सबसे पहले इस चीज पे फोकस करें। जब मुझे और किसी आपके, अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन, आप उसका आंसर ना दे, मुझे शायद इतना अफसोस नहीं होगा। लेकिन जिस चीज को मैं मुस्तकिल में आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप वो उस पर तवज्जो नहीं देते ना, तो फिर मुझे अफसोस होता है, ठीक है? और ये किसी ने एक सवाल पूछ लिया है तो आप उस बात पे परेशान ना हो, ठीक है? आप तो अगले चंद दिनों में, आपको पता नहीं, हो सकता है वो फलाना आपका सीनियर मिलेगा, मुंह उठा के आएगा, आपको कहेगा अच्छा ये तुमने पढ़ लिया, ये तुमने पढ़ा है, ये तुमने नहीं पढ़ा। भाई छोड़ दो इस बात को। वहां पर उस टाइम पे जो होना है, जो आपकी किस्मत में अल्लाह ने लिखा है वो होना है। आपके बस में यही है कि आप एक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, ठीक है? आपको मैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, एक उस पेशेंट की आइडेंटिटी होगी, उस आइडेंटिटी के ऊपर फोकस करें। उसके अंदर उसकी एज, सेक्स, उसकी ऑक्यूपेशन, उसकी पर्सनल हैबिट्स, उसकी पर्सनल कोमॉर्बिडिटीज से रिलेटेड बातें हैं, वो आपने चंद सेकंड्स के अंदर आपने वो बोलनी है। दूसरा, उसकी पैथोलॉजी है, जो उसकी बीमारी है, उस बीमारी को भी आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक बीमारी की पैथोलॉजी है, और उस पैथोलॉजी का पूरी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, और उससे आपकी एनेस्थीसिया की मैनेजमेंट क्या बदल रही है। दूसरे बीमारी का पोर्शन होगा उसकी मैनेजमेंट, कि उसकी मैनेजमेंट से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज रह जाएगी सर्जरी। तो सर्जरी में आपने सर्जन के साथ डिस्कस करना है। ये जुमला आप पक्का याद कर लें। वहां पर एग्जाम में अगर आप लिटरली वहां पर आप तोते की तरह ना बोले ना, तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। वहां पर आपके सर्जन से डिस्कशन में आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि सर्जरी अर्जेंट है या डिलेड की जा सकती है, कोई रेफरल की जरूरत है, कोई ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, सर्जरी के अंदर रिस्क कितना है इन्वॉल्व है, ब्लीडिंग का कितना रिस्क है, उसके अंदर एनेस्थीसिया के अंदर कोई स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, कोई सर्जरी के अंदर कोई क्रिटिकल स्टेप्स हैं, उसमें लेवल ऑफ एनेस्थीसिया करें। बस
अगर आपको ये चीजें आती हैं, आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का कभी गलत नहीं होगा। ये मैं आपको कहीं ये दावे से मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं उनको जी जी सर ये एक क्वेश्चन है आप इसमें ना मेरे पास 3-4 दफा रिपीट हुआ है ये कि रेज इंट्राक्रीनल प्रेशर को मतलब इसके हाउ टू रिड्यूस इट। ये सर ये तो पक्का टक्का क्वेश्चन देखें, इसका मैं अभी हम वही न्यूरो की बात करने लगे थे, हम थोड़ा सा डिट्रैक्ट हो गए थे। व्हाट आर द वेज टू मिनिमाइज द सेकेंडरी ब्रेन इंजरी? इसका आंसर कौन देगा? आयशा आप ही दो, डॉक्टर आयशा आप दें। सर मैं भेज दूं। ओके खुरम आप दे दें। चलो आपने अगला पोर्शन बताना है आयशा, जो आप सुनते रहे और से जो ये मिस करेंगे वो आपने बताना है। ओके सर। Sir, factors to avoiding secondary brain injury, neurological injury, avoid hypoxia, hypercarbia, इसके अलावा हाइपो और हाइपर नाइट्रीमिया, हाइपो और हाइपोवोलीमिया, और इसके अलावा जो थोरेसिक डिक्रीज, अवॉइड थोरेसिक प्रेशर, इंट्राथोरेसिक प्रेशर और सेंट्रल वीनस प्रेशर। अच्छा, इसमें आपने टेम्परेचर नहीं बताया? हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया सर, ठीक है। और एनी फैक्टर इंक्रीजिंग आईसीपी। सर्जिशान के दोस्त, सर्जिशान के दुश्मन जो है ना इसमें सारे अप्लाई करते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया इज मोर इम्पोर्टेंट। हाइपोग्लाइसीमिया भी है, हाइपो सर, हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया। लेकिन आप सारी चीजों को याद रखें, पानी, नमक, चीनी, प्रेशर, जी जी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पेन, स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्सेज, खत्म हो गई बात। जब पानी याद रखें तो वॉल्यूम हो गया, नमक याद रखें सोडियम हो गया, टेम्परेचर, गर्मी भी, ज्यादा गर्मी में भी पसीना आने शुरू हो जाएंगे तो गर्मी भी नहीं होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। देखिए जिंदगी को आसान बनाए, चीजों को आसान बनाए, यही सारी चीजें हैं आपकी सेकेंडरी ब्रेन इंजरी की, ठीक है। तो एक बात हो गई। दूसरा जो उसका क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन का पोर्शन आयशा आप बताओ, हाउ टू रिड्यूस। अब अगर फॉर एनी गुड रीजन आईसीपी रेज हो रहा है तो आईसीपी रेज होने का पहले आपको पता कैसे चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा और सर्जन क्या कहेगा? दोनों सवालों का जवाब दो। सर हमें पता चलेगा कि उसका अगर वो पेशेंट जागा हुआ है तो उसका कॉन्शियस लेवल थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। वेरी गुड, एक बात हो गई। हम उसमें पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करेंगे। नहीं, एक सेकंड, पहले क्वेश्चन का आंसर खत्म कर लो ना। पहले क्वेश्चन का वोमिटिंग हो सकती है, उसको फिट्स पढ़ सकते हैं, जी फिट्स पढ़ सकते हैं, उसको फिट्स पढ़ सकते हैं, उसको कोई उसको न्यूरोलॉजिकल साइन आ सकते हैं, ठीक है। और एक जो कौन सा साइन होता है जो कि अब एक पेशेंट में भी हो सकता है लेकिन क्लिनिकली तो आपको वही साइन आता है, उसको क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया, कुशिंग रिस्पॉन्स। हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है, कुशिंग स्ट्राइड, तो वो होगा। अब आपको पता चल गया, अब आप फौरी तौर पे क्या करेंगे? अच्छा, दूसरा सर्जन क्या बताएगा? एक सेकंड, इनमें से कोई चीज नहीं हुई, लेकिन सर्जन आपको क्या कहेगा? सर्जन बेचारे को नहीं कुछ पता इन सब बातों, वो आपको क्या कहेगा? वो कहेगा कि ब्रेन टाइट हो रहा है। जी, ब्रेन टाइट हो रहा है और इंट्रा उसको जेवीपी भी रेज्ड हो जाएगी। जेवीपी रेज, आप देखें किताबी बातें बोलेंगे तो बोलते जाएं, कोई फायदा नहीं। जेवीपी रेज का क्या मतलब होता है मुझे बताइए? जेवीपी वहां पर मुझे बताएं कि जो इंट्रा ऑपरेटिवली हम जो मॉनिटर करते हैं उसको जेवीपी कहते हैं। सर इसकी जगह डिस्टेंडेड नेक वेन्स बोल रहे हैं। डिस्टेंडिंग नेक वेन्स आपको नजर आएंगी, पेशेंट तो कवर होगा। देखिए इसलिए मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल बातें करें, डिस्टेंडिंग वेन नहीं नजर आएंगी। सर जो सर्जिकल फील्ड है उसमें ब्लीडिंग भी बढ़ सकती है। ब्लीडिंग बढ़ सकती है, आप कहें कि सीवीपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, रेज्ड हो जाएगी, सीवीपी आएगी, ठीक है। सर हम इसको किस तरह मैनेज करेंगे? उसमें हाइपरवेंटिलेट करेंगे, देन उसको हम फ्यूरोसिमाइड या मेनिटोल दे देंगे। एक सेकंड देखो आयशा, अब आप अगर ठंडे दिमाग से बैठ के सोचोगे वही जो फैक्टर्स आपने नाम लिए, आप मेक श्योर करेंगे कि पेशेंट को हाइपोक्सिया तो नहीं है, हाइपर वेंटिलेट करना आंसर आपका खूबसूरत आंसर नहीं है। आप उनसे कहेंगे कि मॉडरेट हाइपर वेंटिलेट करके उसके PCO2 को हम 30 to 35 को रखेंगे, और हमने हाइपर कार्बिया भी अवॉइड करना है और आपने हाइपोकार्बिया भी अवॉइड। हाइपोकार्बिया क्या होगा?
हाइपोकार्बिया से सर एल्किलोसिस की साइड पे जाएगा और नहीं, पेशेंट फिर अल्कोलोसिस से क्या होगा? सेरिब्रल वेजोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, जी सेरिब्रल वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी और उससे आपका जो है वो हो जाएगा। अच्छा, एक और आपकी और इसमें देखें, ज़हन में रखते जाएं, ये आपके एनेस्थेटिक फैक्टर्स हो गए। आप हाइपरथर्मिया नहीं है, वही जो बातें आपने पहले बताई हैं वही आप बोल देंगे। हाइपरथर्मिया कब करेंगे? पेन फ्री करेंगे उसको, अच्छा, डीप दूसरे एनेस्थीसिया कुछ देंगे। पोजीशनल स्ट्रेटजीज होंगी, पोजीशनल स्ट्रेटजीज जी वो क्या होंगी? सब उसमें रेज, थोड़ा सा हेड थोड़ा रेज्ड रखेंगे और उसकी इसके अलावा उसकी नेक वेन्स, उसकी जो सॉरी वो जो एंडोट्रेकियल ट्यूब आपने फिक्स किया वो देखेंगे आपने बहुत टाइट तो नहीं उसको बांधा हुआ है, नेक को वो कंप्रेस तो नहीं कर रही? जी बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल उसके सर। बाद आपने इसी और के अंदर इसके एक मैं अलावा भूल सर, गया, एक मैं बात भूल गया, आप देखेंगे डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया आपकी ठीक है, एडिक्वेट उसको पेन फ्री एनेस्थीसिया, रखेंगे, एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिया, मसल रिलैक्सेशन, एनाल्जेसिया, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट, जी बिल्कुल सर। अच्छा, एंड उसके फिर उसके बाद बाद हम उसको मैनिटोल देंगे, नहीं, मैनिटोल उसके दे बाद सकते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेस करेंगे। उसके बाद और कुछ चीजें आप कर सकते हैं। सर उसको हम वही, अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो उसको हम ट्रीट करेंगे। हाँ जी, हाइपर आपने हाइपो वो उसको नेट्रीमिया है, अच्छा, उसको ट्रीट अब करेंगे। आपकी आ जाए चले फार्माकोलॉजिकल, और तो फार्माकोलॉजिकल आपके पास क्या क्या चॉइस होंगी? फार्माकोलॉजिकल में सर हमारे पास वही मैनिटोल है और और फ्यूरोसिमाइड है, लूप डायूरेटिक, और इसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया करने के लिए इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज है। और नहीं, वो तो इसके आपकी अलावा वो तो रिवर्सिबल फैक्टर के लिए है ना। एक और चीज है, दो चीजें आपने बता दी हैं, एक चीज और है। न्यूज़पिग में नहीं नहीं सर नहीं, ऐसे कोई ना, सॉरी सॉरी एक वो, सॉरी जिस मैं कह रही हूँ सर, एक ना वो था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे। हाइपरटोनिक सेलाइन। नहीं नहीं, एक सर एक ड्रग भी लिखी हुई है उसमें मॉर्गन में, एन के नाम से थी कोई ड्रग, मुझे भी याद नहीं आ रही। स्टीरॉइड भी नेफेडिपिन। हाँ हाइड्रो स्टीरॉइड भी दे सकते हैं। एक ड्रग भी है उसमें मॉर्गन में लिखी हुई है, वो भी ना वेसल्स को ना वो कर देती है कॉन्स्ट्रिक्ट, और हमारे पास जो प्रेशर ज्यादा हो जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब मुझे उसको ड्रग का नाम नहीं आ रहा। अच्छा चलें, एन अगर से कुछ लिखा हुआ अब अगर मिसाल के तौर पे आप वहां पे एग्जामिनर को इस तरह बताएंगी तो वो आपको सल्यूट करेगा और कहेगा दोबारा से फीस जमा करानी चली जाए। जी सर। नहीं आती खामोश रहो, इस तरीके से तो नहीं वहां पे बताना ना कि मॉर्गन में लिखा हुआ है, इस तरह अगर वो वेजो कंस्ट्रक्शन कर देती है, ये इस तरह की देखें। वहां पर जो लोग फेल होते हैं ना, खुदा ना खास्ता, वो शायद जवाब ना देने पे कम फेल होते हैं, जवाब गलत देने पे फेल होते हैं, ठीक है, यानी कि जिसको कहते हैं ब्लंडर, तो ब्लंडर नहीं मारना, ठीक है। और आप जो बताने की कोशिश कर रही हैं वो शायद आप सब रेकनाइड हेमरेज के लिए जो वेजोस्पैज्म को करने के लिए निफेडिपिन देते हैं, वो आप शायद बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सर निफेडिपिन नहीं, कुछ और ड्रग थी एन से, हाँ वो थी, वो सब रेकमेंड हेमरेज में थी। निमोडिपिन, सॉरी निफेडिपिन मुंह से निकल गया, निमोडिपिन। हाँ निमोडिपिन, जी जी लेकिन जो अभी निमोडिपिन, पीछे से इरम की आवाज आई है ना, वो आंसर है इसका, कि जो अगर अगर है स्पेस ऑक्यूपाइंग लियन ट्यूमर है, तो ब्रेन ट्यूमर के अंदर जो होता है उसके अंदर स्टीरॉइड्स का रोल होता है, ठीक है। तो उसमें आप स्टीरॉइड्स भी देते हैं। आपने मैनिटॉल का नाम ले लिया, आपने फ्रूसीबाइड का नाम ले लिया, और आपने वो अच्छा फ्रूसीबाइड मैनिटॉल की कितनी डोज देते हैं? सर मैनिटोल की समझ नहीं आती है। 0.25 से 1 ग्राम पर केजी के लिए। 1 ग्राम पर केजी। अच्छा, ये कितने % होता है? 20% सर। 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कितनी डोज निकालेंगे? अगर 0.25 टू 1 ग्राम से लगा लें तो कितना बनेगा? ये 100 ग्राम भर जाएगा, 100 केजी अगर है 200 मिलीग्राम पर ml। जी, 200 मिलीग्राम पर ml होगा, ठीक है। तो ये आपका सर 50% का मतलब है कि 500 मिलीग्राम है 1 ml, ठीक है। तो वो आप उस हिसाब से उसके कैलकुलेट करेंगे। और एक और बात ये है कि ये 50% भी होता है, 20% भी होता है, ठीक है। तो आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखनी है, और आपने इसको अगर बहुत फास्ट देंगे या बहुत स्लो देंगे, या क्या इसका होता है एहतियात? मैनिटॉल देते हुए मैनिटॉल फास्ट देने से क्या प्रॉब्लम होगी? सर वो अगर जो हेमरेज है वो बढ़ सकता है। नहीं, मैनिटॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है?
ऑस्मोटिक डायूरेसिस कराता क्या है। करता है सर एक्स्ट्रा वेस्कुलर ये जो पानी वॉल्यूम होता है उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन है ना, इंट्रावेस्कुलर ये शिफ्ट करता है। सर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो ये शिफ्टिंग करता है वॉल्यूम्स की। कैसे? वेसो डायलेशन करा देता है। नहीं हाइपोटोनिक होता है तो ये अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सर एक्स्ट्रा तो वेस्कुलर वॉल्यूम को इंट्रावेस्कुलर लेके जाता बिल्कुल, और वहां से उसको डायूरेस करा देता है। एक्स्ट्रा वेस्कुलर वॉल्यूम को इंट्रावेस्कुलर लेके जाएगा तो उससे तो फिर जो है वो सेरेब्रल एडिमा हो जाएगा। नहीं सर, फिर वो पल्मोनरी किडनी में एडिमा। जाके एक सर सेकंड, फिर वो किडनी के थ्रू जाके डायूरेस करा देगा। देखिए आप उसको कहाँ पे दे रहे हैं? ब्लड में दे रहे हैं ना? जी सर। जी तो ये इंट्रावास्कुलर से एक्स्ट्रावास्कुलर लेके ब्लड में, ये यारों का यार है, ये यारों को लेके जाएगा, पूरे ब्रेन में से पानी निकालेगा, ब्लड के अंदर लेकर आएगा और किडनी से निकाल के ले जाएगा। तो इनिशियली इसके अंदर वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है, पेशेंट कैन गो इन पल्मोनरी एडिमा। ठीक है सर अगर वेसल्स में से ये बाहर निकाल रहा है तो ब्रेन में से लेके कैसे जाएगा सर? नहीं, वेसल से बाहर नहीं निकाल रहा, ब्रेन के टिश्यू में से बाहर वेसल के निकाल अंदर लेके जा रहा है। हाँ वेसल के वेसल अंदर लेके आ रहा है। एक्स्ट्रा वेस्कुलर से इंट्रावेस्कुलर, और इसमें हाइपोकैलेमिया होता है, थोड़ा पोटेशियम शिफ्ट होता हाँ है ना मैंने सर ना इसमें। इसको इंट्रावेस्कुलर दिया है, तो इंट्रावेस्कुलर में वो इंट्रावेस्कुलर रहेगा, हाइपोटोनिक है तो वो बाहर चीजें एब्जॉर्ब करके अपने अंदर लेके आ रहा है और फिर उसको किडनी पे जाके उसको बाहर फ्लश आउट कर रहा है। अच्छा शायद मैं ये लफ्ज गलत बोल गया हूँ, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर, यस। एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रावास्कुलर लेके जाएगा और उसको निकाल देगा, ये होगा बेसिकली सेल्स से जी बाहर सर। निकालेगा। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर से मैं कंफ्यूज करता हूँ। एनीवेज, तो बेसिकली जब उसमें इनिशियली, क्योंकि ये वॉल्यूम ओवरलोड करेगा तो उससे आपका पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। ठीक है, तो भाई ये बातें, और उसके बाद ये सारी चीजें आपने कर ली, एक बात और रह गई, वो क्या होगी सर? हाइपोथर्मिया। नहीं सर, सर्जिकल कोई रह गई है? नहीं सर, आप ये पूछ रहे हैं ना कि रिड्यूस कैसे करेंगे आईसीपी को। अब एक मिनट किसी और, जी सर, सर्जिकल कौन कौन से होंगे? सर एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर शंट डाल देंगे। मतलब किसी भी तरीके से आप उसको ड्रेन, सर्जिकल ड्रेनेज होगा। ठीक है, वो सबड्यूरल बोल्ट करें या वो किसी भी तरीके से करें। ठीक है, सर्जिकल ड्रेनेज। अगर आपको लफ्ज याद नहीं है या आप गलत बोलने से बेहतर है आप सर्जिकल सर्जन से कहेंगे सर्जिकल ड्रेन डाल दें। ठीक है, तो ये इसका मुकम्मल हो गया। इसमें सर एक और चीज़ है सर, इसमें वो भी दे सकते हैं, एक अगर कोई है सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट, जो ना अगर क्लॉट वगैरह कोई है उसको रिमूव करके उसका ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज किया जा सकता है। हाँ जी, देखें वो उसके अंदर वो आपसे सवाल पूछेंगे व्हाट इज मॉनरो-कैली डॉक्ट्राइन। माहम आप बताओ व्हाट इज मॉनरो-कैली डॉक्ट्राइन? तो पता नहीं, मुझे नहीं याद। एनीवन प्लीज। सर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रेन का वॉल्यूम, सीएसएफ एंड ब्लड, और स्कल को जो है रिजिड स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। तो इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट इंक्रीज होगा तो एज अ कंपनसेटरी रिस्पॉन्स बाकी दोनों जो है वो श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यानी कि ब्रेन इज अ क्लोज्ड कैविटी, तो इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं, तो इफ वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ देम इज इंक्रीजिंग so there should be compensation with the other. If it does not happen, ICP will raise. ये इसका इसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन क्या है ये? मॉनरो-कैली डॉक्ट्राइन। ओके सर, ठीक है, अच्छा तो ये बात हो गई। उसके बाद जो है आपसे क्वेश्चन वो इस तरह से 2 3 4 तरीकों से पूछ सकते हैं। या तो पॉलीट्रॉमा होगा तो उसके अंदर ATLS की गाइडलाइंस होगी। हेड इंजरी को आपने यही सेकेंडरी ब्रेन इंजरी से बचाना है। नेक को आपने स्टेबलाइजेशन करना है, मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन। एयरवे की मैनेजमेंट के लिए आपको जो है ना वही डीप प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया की बात करनी है। रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन के अंदर वही सेक्सामेथोनियम में जो रेज ICP का होगा उसका आपने कॉन्सेप्ट है, वो वही बात है जो अभी हम लोगों ने आई में डिस्कस की है। और आपने नेक इंजरी को सस्पेक्ट करना है अनटिल अनलेस रूल्ड आउट बाय नेक्सस क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्सस क्राइटेरिया अगर आपको नहीं आता तो प्लीज नेक्सस क्राइटेरिया शेयर कर देना अतीक, तो वो पढ़ लेंगे। रट्टे मारने वाली चीज़ों को मैं दोबारा टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहा, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। तो
उसके बाद वो आपसे जो सवाल पूछ सकते हैं कि भाई एक पेशेंट का वीपी शंट डलना है, और वो बच्चे के क्वेश्चन में बना के दे सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है, उसको कंजेनिटल हाइड्रोसेफलस है, उसको वीपी शंट डलना है। तो फिर इस क्वेश्चन से भी आपने नहीं घबराना, वही पीडियाट्रिक पेशेंट के कंसर्न्स आ जाएंगे, ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल कंसर्न्स आ जाएंगे, ठीक है, और उसको आपने करना होगा। ये क्वेश्चन दे सकते हैं। उसके बाद न्यूरोसर्जिकल ट्रांसफर, इसी में ही वो आपसे ट्रांसफर के बारे में पूछ सकते हैं। तो ट्रांसफर में वही सारी ट्रांसफर की बातें जो हम लोग पहले कर चुके हैं कि भाई उसको आपने प्रॉपर वहां पर जो है वो हैंड ओवर टेक ओवर होगा, आपने प्रॉपर आपने कम्युनिकेट किया हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, उसके बाद आपके साथ नर्सिंग स्टाफ हो, आपके पास इमरजेंसी की मेडिकेशन हो, आपके पास एक्स्ट्रा आईवी लाइंस हो, एंडोट्रेकल ट्यूब्स हो, और आपके पास जो है ना वो अगर इन्फ्यूजन पंप्स में दवाइयाँ चल रही हैं तो वो प्रॉपरली इन्फ्यूजन पंप्स रन कर रहे हो, और आपके पास जो है ना सारा बैकअप हो। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो जितने भी ड्यूरेशन का सफर है, 5 मिनट का सफर है, 10 मिनट का सफर है, उससे डबल का आपके पास सोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉमन बात है, चाहे वो इंटर हॉस्पिटल ट्रांसफर हो, चाहे वो इंट्रा हॉस्पिटल ट्रांसफर हो, चाहे वो इंटर सिटी ट्रांसफर हो, चाहे वो एयर ट्रांसफर हो। एयर ट्रांसफर के अंदर कुछ होंगे, आप लोगों से एयर ट्रांसफर नहीं पूछेंगे, बहुत लीस्ट लाइकली है एमसीपीएस के अंदर आपसे एयर ट्रांसफर पूछे, ठीक है। तो वो उसके अंदर वो प्रेशर। हाँ, और सर एक दफा आपने जब ट्रांसफर करना है तो उस रीअश्योर करना है अगली रिसेप्शन पे कि हम आ रहे हैं। हाँ जी, तो और पाथवे को क्लियर करना है। हाँ, मतलब वो छोटी छोटी बारीकियां, मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके अंदर आपने एक और चीज है कि आपने स्विंग्स ऑफ जो स्विंग्स ऑफ जो ब्लड प्रेशर्स हैं और स्विंग्स ऑफ चीजें हैं उनको आप अवॉइड करेंगे। आप उसको एक जो आपके पास जो है बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होगी उसका आपके पास बैकअप प्लान हो। और अनस्टेबल पेशेंट नहीं जाएगा, अगर वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो आप उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप उसको ट्रांसफर उस वक्त करेंगे जब वो पेशेंट स्टेबल हो जाएगा। इसी में ही वो आपसे सिनेरियो पूछ सकते हैं सर उसके लिए आप सबसे पहले कंसेंट लेंगे और पेशेंट को रीअसेस करेंगे, रीइवैल्यूएट करेंगे बिफोर ट्रांसफर। हाँ जी, तो उसमें यही बात है जो आप कह रहे हैं, इफ पेशेंट इज रेडी। हाँ जी, उसके बाद वो आपसे हाँ जी उसके बाद वो आपसे करेंगे अदरवाइज। जी, उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि पेशेंट को सीटी स्कैन के लिए लेके जाना है, तो इसमें घबराना नहीं है, सारी बातें वही हैं, वो सारी वही कहानियां हैं जो अब हम कर चुके हैं कि हमने फोकस आपका सेकेंडरी ब्रेन इंजरी से बचाना है, फोकस आपका जो है वो हाइपोटेंशन, हाइपोवोलीमिया, हाइपोकार्बिया, सॉरी हाइपो एंड हाइपरकार्बिया, हाइपोक्सिया, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, नेक को इमोबिलाइज, ये सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीकों से पूछ सकते हैं। अगर वो पॉलीट्रॉमा का हिस्सा है तो आपने एक हिस्से को ये करना है और आपने कहना है कि ATLS की जो गाइडलाइंस है उसको आपने फॉलो करना है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व होगी जो हर सिस्टम को अलग अलग रूल आउट कर रही होगी। फास्ट स्कैन करेगी, फास्ट स्कैन करके वो एब्डोमेन को देख लेगी, वो अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कोई कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है लाइक न्यूमोथोरैक्स है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, या कार्डिक टेम्पोनेट है, या कोई मेजर वेसल की इंजरी हो गई है, ठीक है, तो वो उसको उस तरीके से वो करेगा, ठीक है। तो ये इसका मेन फोकस है, क्योंकि मतलब जाहिर बात है हमको एक रिवीजन कर रहे हैं, तो उसके अंदर और अगर कोई चीज़ है अतीक कोई पॉइंट है तो बता दें हम। अच्छा सर, ये आपने पूरा बता दिया। इसमें ना जो न्यूरोसर्जरी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सर पूछा जाता है, हमारे तुम बहुत तैयारी की थी इसकी। इसमें सर एक्रोमेगैलिक पेशेंट जो है उसकी जो है, अच्छा हाँ, सॉरी असल में मैं अभी न्यूरो के ट्रॉमा की तरफ था, मैं सर्जरी में आपके पास ना पोस्टीरियर फोसा सर्जरी एक उसके अंदर बात होती है, दूसरी ट्रांसफिनाइडल जो सर्जरीज होती है, ठीक है। तो उसके अंदर आप जहन में रखें कि अगर ट्रांसफिनाइडल सर्जरी है तो इन एडिशन टू ऑल द अदर कंसर्न्स आपको दो बातें एक जहन में होगी कि जो डिजीज की पैथोलॉजी है, वो जो उसका पिट्यूटरी ट्यूमर है उसका आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन्स होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन्स होते हैं, उन्हीं की ही एक्सेस होगी ना। तो आपको इतना तो मार्जिन ही नहीं होगा ना कि आपसे वो पिट्यूटरी ट्यूमर्स के बारे में पूछना शुरू कर दे। अगर वो पूछेंगे भी तो आप बताएंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है वही रिलीज होंगे। वो ग्रोथ हार्मोन हो सकता है, वो एक्रोमेगाली है तो वो ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस से, या प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग होगा तो उसके जो हार्मोनल इफेक्ट्स हैं वो आएंगे, ठीक है। प्लस जब आप सर्जरी को कंडक्ट कर रहे होंगे तो कोई भी न्यूरो सर्जरी के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यही होती हैं कि आपने एक उसका सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर को आपने मेंटेन रखना है, उसके बाद आपने जो है ना क्या नाम है इसका, जो सारे जो रिवर्सिबल फैक्टर्स हैं जो ICP बढ़ा सकते हैं उनको आपने कैटर करना है। उसके बाद इसके अंदर एयर एम्बोलिज्म के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है।
अगर कोई ऐसी सर्जरी है जैसे बीच चेयर पोजीशन में है या कोई और स्पेसिफिक आर्टेरियल लाइन को एक्सटर्नल मीटर्स के साथ जीरोइंग, मैं अभी बता रहा हूँ वो उसके अंदर ना आपने इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी है। सीवीपी आपको इसलिए, आप वो वॉल्यूम के लिए ना भी हो, आपको इसलिए होना चाहिए कि अगर हाई रिस्क हो इसका एयर एम्बोलिज्म का, तो उसके अंदर आपके लिए वो एक हेल्प होगी कि आप उसको एयर को एस्पिरेट करने के लिए होगा, क्योंकि एनी सर्जरी अबव द लेवल ऑफ हार्ट तो उसके अंदर एयर एम्बोलिज्म के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और आपने अर्ली एयर एम्बोलिज्म का के बारे में अगर वो पूछेंगे तो वही वाली ड्रिल आपने बतानी है, कॉल फॉर हेल्प, इमीडिएटली स्टॉप द सर्जन, इमीडिएटली हेड डाउन, इरिगेट द एरिया, बोन वैक्स। अगर आपके पास सीवीपी डली हुई है तो आप सीवीपी से एस्पिरेट करने की कोशिश करेंगे, और जो है ना वो और उसकी हीमोडायनेमिक सपोर्ट होगी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन के साथ। यही आंसर है। अर्ली डिटेक्शन कैसे है, एंटाइडल CO2 गायब हो जाएगी, और एंटाइडल नाइट्रोजन अगर आपके पास एजेंट एनालाइजर में है तो वो बढ़ जाएगी, या हीमोडायनेमिक कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके नतीजे। और आप जो बता रहे थे आर्टीरियल लाइन का, वो आर्टीरियल लाइन को एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स इसलिए करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा, एक तो हेड साइड थोड़ा सा आप रखा हुआ होता है, तो वो एक अनडायरेक्ट आपको पास आ रहा होता है सेरेब्रल परफेरियन प्रेशर का। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन इसमें वो आपसे ये पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा सर जीशान, एक वो उसके पास पता नहीं कौन सी की थी, उन्होंने मुझे वीनस एयर एम्बोलिज्म का मुझसे पूछा था ना इसमें वायु में, उसमें पूछा गया था कि अतीक आप भी सूरह फलक और नास पढ़ो। क्या कौन सा सवाल पूछा था वैसे बता दो, लेकिन आप इसके अलावा और कोई बात हो नहीं सकती। बताओ। सर उन्होंने पूछा था कि सर्जन क्या कर सकता है। सर्जन बोन वैक्स करेगा। सर्जन मैंने बताया था कि सर्जन फ्लड विद सलाइन करेगा। फ्लड विद सलाइन और बोन वैक्स, इसके अलावा आप सर्जन तो नहीं है। वो कहते हैं और कंप्रेशन ऑफ द वेन्स भी करेगा, कंप्रेशन ऑफ द वेन्स, देखिए ऊपर ना जाए। देखिए मेरी बात सुने अतीक, आप भी वही गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप भी रिलैक्स हो जाएं इस बात पे। आपको वेट स्पंज रख सकता है सर्जिकल एरिया के ऊपर, आपने उसको कवर करना है ना, उसको आपने कवर किया, हेड डाउन किया, इरिगेट किया, बोन वैक्स लगाई, फ्लड किया, दैट्स इट। ठीक है, बस यही बात। ठीक है, तो ये एयर एम्बोलिज्म की बात हो गई। ट्रांसइन्फिनाइडल के अंदर पोस्ट ऑपरेटिवली जो है वो जो क्या हो सकता है, CSF राइनोरिया हो सकता है, बाकी सब कुछ वही है। और पिट्यूटरी, घबराना नहीं है। एक्रोमेगैली अगर आ जाता है तो एक्रोमेगैली के अंदर, चलें ये इसी में ही हम कर लेते हैं। एक्रोमेगैली के अंदर एनेस्थेटिक कंसर्न कौन बताएगा? 1 मिनट मुझे पूछना। सर एक चीज ऐड कर दूं, वो कैरोटिड दबाते हैं ताकि वो स्ट्रोक ना हो जाए। कैरोटिड दबाते हैं, अच्छा गुड पॉइंट। वो स्ट्रोक क्यों होगा वैसे बाय द वे? कैरोटिड पे कैसे पहुंचेगा सर? कैरोटिड नहीं, वेन्स को ही, जुगुलर वेन्स को कंप्रेस करेंगे। नहीं कैरोटिड जो है ना, नहीं, अभी ये जो वसीम बता रहा है, ये सॉरी सोहेब बता रहा है ना, ये बता बिल्कुल सही रहा है, लेकिन इसका एक खास रीजन है। अगर पैराडॉक्सिकल एयर एम्बोलिज्म है, समझ आई? अगर कोई उस पेशेंट के अंदर कोई पेटेंट फोरामेन अवेल है, हाँ जी, अगर उसके अंदर कोई राइट टू लेफ्ट शंट है, अदरवाइज तो वो वीनस सिस्टम में जाएगा ना, वो आर्टीरियल सिस्टम में तो नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात है, आप सही कह रहे हो सर इसमें बायलैटरल जुगुलर वेन कंप्रेशन लिखा हुआ है। हाँ और जी, उसका वजह ये है कि उससे जो बैकवर्ड प्रेशर बढ़ेगा और सर्जन को हेल्प मिल सकती है कि कहाँ से जो है वो ये जो है अतीक, मेरे ख्याल से यही आंसर है। मैंने बताया था सर, अगर आपको पीछे पड़ जाए ना सर, ये आपका डे होता है सर। बस सही बता रहे हैं सर आप। हाँ जी, नहीं वो मोस्ट प्रोबेबली यही बातें। देखो मैं कह रहा हूँ अतीक, इतनी बातें बता दी हैं, बस काफी हैं। इससे ज्यादा की इससे ज्यादा करने की कोशिश में ऐसा ना हो कि जो बातें वो भी भूल जाओ। ठीक है भाई, इट्स एनफ। इसके अलावा आपको इस बात पे आपको नहीं फेल करेंगे, आई गारंटी यू। ट्रांसइन्फिनाइडल सर्जरी का वो आपसे पूछ लें, घबराना जाए, वहां पे स्वेटिंग शुरू हो जाए, हो ट्रांसइन्फिनाइडल तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। यही बातें हैं सारी। न्यूरो एनेस्थीसिया का आपने ज़हन में रखना है, सारी वही कंसर्न्स हैं, ब्लीडिंग, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, एक्स्ट्रा CSF राइनोरिया एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द स्पेसिफिक पिट्यूटरी ट्यूमर। निशान भाई दूसरी विजुअल डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू दूसरी बात ये प्रेशर जो जी बोले लतीफ भाई, आपकी ना आवाज कट के आ रही है। जी
जी जी बोले बोले बोले। आपने बताया, किसने बताया? बताया ना, जिसने बताया कि रीजन उसने वो दिया। आप सिंपल वेनस एयर एम्बोलिज्म का बता दें, वो कार्डियक सर्जरीज के वो उसमें चले जाते हैं। एएसडी वीएसडी जब कराते हो या कोई और कराते हो तो उसमें आप बिल्कुल ना जाएं। कोशिश करें कि जो आपके डोमेन में आ रहा है उसी को टच करें। अदरवाइज उसके पास जो बंदा बैठा होता है वो बहुत कुछ जान रहा होता है। ऐसी नहीं है कि हम लोग उन 4 किताबें पढ़ने तो उसको क्रॉस करेंगे। कोशिश करो चीज को आप पकड़ा ही नहीं दो, बस वेनस एयर एम्बोलिज्म का बता दो, बस काफी है। आप कैरोटिड का बता दो, कैरोटिड में फिर आपके बिल्कुल वो एक अलग ही वो शुरू हो जाता है। हाँ। भाई इसको क्या हो सकता है, तो कोशिश करें जरा। बिल्कुल। और न्यूरोसर्जरी ट्रामा के अलावा हटके सबकी यही तकरीबन जो न्यूरोसर्जरी के प्रोसीजर्स होते हैं, ट्रामा से हटके आपके पोस्टीरियर फोसा के ट्यूमर हो गए, वो थोड़ा सा आप उसके एक्स्ट्रा वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको। बाकी अदरवाइज ट्रामा का प्रोटोकॉल ही उसका अलग है, उसके हिसाब से आप अर्थ उसको वो नहीं कर सकते हो। मैंने आरए का जो भेजा है, आरए का मैंने भेजा इसीलिए कि आप उसको भी वो ट्रामा के हिसाब से, और उससे उस पे तो किसी ने तवज्जो नहीं दी। इस क्वेश्चन पे ये जरा खत्म हो जाए। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस विद डिस्क जो वो कर रहे हो, आप इसको भी जरा देख लो। जी 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 बिल्कुल देखते हैं। आपका ट्रामा पेशेंट इज नॉट फॉर सर्वाइकल सपोर्ट। आपके बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो सर्वाइकल सपोर्ट के लिए आते हैं, रिसेंट ट्रामा हो या ओल्ड ट्रामा हो, ठीक है ना। तो आप ये कंप्लीट करके भी आ जाए, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। न्यूरो के मैं 3-4 और भेज दूंगा। पिट्यूटरी आपने कहा, पिट्यूटरी का बिल्कुल कॉमन है, उस पे फिर अलग एक आपके वो दुनिया बन जाती है। तो अच्छा, ये क्वेश्चन है अभी तक किसने आंसर नहीं किया? राशिद आप बताओ, एक्रोमेगाली के अंदर एनेस्थीसिया की क्या कंसिडरेशंस होंगी? राशिद जी सर। जी सर, इसमें हमारे भाई ऑल्टर्ड एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल कंसर्न होंगे। और एनाटॉमिकल में सर इसमें एवरे प्रॉब्लम्स होगी, और इसके अलावा क्या होंगी? सर डिफिकल्ट एयरवे होगा, लार्ज टंग होगी, इसमें लार्ज टंग होगी। और इसके अंदर जो होता है ना एक्रोमेगाली के अंदर, जो उसके जो जॉइंट्स होते हैं ना, शॉर्ट स्मॉल जॉइंट्स ऑफ लेरिंग्स, उनकी प्रॉब्लम होती है। तो इंट्यूबेशन डिफिकल्ट होती है। ये मास्क वेंटिलेशन में प्रॉब्लम नहीं होती, इंट्यूबेशन डिफिकल्ट होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इनके अंदर हाइपरटेंशन होती है, और एथेरोस्क्लेरोसिस, स्मॉल वेसल की जो है ना, वो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, ठीक है। और पोजीशनिंग का ख्याल रखते हैं क्योंकि इसमें सबलक्सेशन ऑफ जॉइंट्स इजीली हो सकती हैं, इसलिए इसमें ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करनी होती। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, ये देखें अब हम लोगों ने ये भी जरा पूछ ले, एक्रोमेगाली में कोई फ्लूइड का, कोई श्योर चीज का, या पोस्ट ऑप न्यूरोसर्जिकल आप मैनेजमेंट क्या करोगे? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट आर द डिसऑर्डर्स ऑफ सोडियम बैलेंस आफ्टर हेड इंजरी या आफ्टर न्यूरोसर्जरी? जी जनाब, क्या होती है प्रॉब्लम? डायबिटीज इंसिपिडस। और क्या होता है? सारा 3 होती है कम से कम। SIDH भी हो सकता है। ओके, और सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम। साल्ट वेस्टिंग बता दें बिल्कुल, इसमें कोई सर भाई बता दें बिला झिझक। क्या होगा? गलत बता देंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बता दें। ये तीन होते सर, हैं। सेरेब्रल वाज़ोस्पाज़म, साल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम, और ये जो तीसरा आपने बताया है डायबिटीज मैडम ने। जी अच्छा, अभी इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सारा आप बताओ, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? एनीवन जिसको आता है वो बताए। सर ये मेनली जो है, जो डायबिटीज इंसिपिडस है और सेरेब्रल वास्टिंग सिंड्रोम है, SIADH है, इसको तीनों सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो सोडियम से डिफरेंशिएट करते होते हैं। अगर हाइपरनेट्रीमिया है तो डायबिटीज इंसिपिडस है, और इसको फिर अगर हाइपोनेट्रीमिया है तो इसको सेरेब्रल वास्टिंग सिंड्रोम है, या डायबिटीज या जो SIDH है। अब SIDH को और उसको सेरेब्रल वास्टिंग सिंड्रोम को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? इन वॉल्यूम की बुनियाद पे हम करते होते हैं। इसमें अगर एवोल्यूमिया है तो देन इट इज ठीक। मेरी बात सुन, आपने क्या
एक मिनट, सॉरी जी जी बताइए लतीफ भाई, सॉरी गलती से हो गया म्यूट, फिर से अनम्यूट कर ले। अच्छा, तो सर इसमें जो एस आई डी एच और जो सेरेब्रल सेल वास्टिंग सिंड्रोम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका वॉल्यूम स्टेटस। अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, इसका मतलब है कि जो अतीक भाई दोबारा बताइए, एक से तो आप SIDH बता रहे हैं, दूसरा क्या बता रहे हैं आप? सेरेब्रल सेल वास्टिंग सिंड्रोम जो है, सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम है ये। जी जी, उसके अंदर बेसिकली सोडियम भी कम होता है, वॉल्यूम भी कम होता है, ठीक है, वॉल्यूम भी कम होता है। और इसके अंदर आप ऑस्मोलैरिटी किस पे करोगे ये अतीक? आप अच्छा जा रहे हो, वेरी गुड अतीक भाई। किस पे ये कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे अतीक भाई? इसमें जो हमने जिस तरह याद किया, SIDH और सेरिब्रल सेल मैं बता दूं, SIDH और सेरिब्रल सॉल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम में ये होता है कि सेरिब्रल सॉल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम में हाइपोनेट्रीमिया और होता है और वॉल्यूम भी कम होता है। लेकिन जो SIDH होता है उसमें पेशेंट का वॉल्यूम भी ज्यादा होता है और हाइपोनेट्रीमिया भी होता है। नहीं, इसको जो टेस्ट करते हैं ना वो यूरिनरी सोडियम, यूरिन ऑस्मोलैरिटी होगी, क्या होगा? कोई है कोई चीज इससे रिलेटेड? जी, यूरिनरी ऑस्मोलैरिटी का को देखेंगे और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को देखेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है, अच्छा चले, आई थिंक इट इज एनफ न्यूरो के आप लोगों को। और एक सब रेकनाइड हेमरेज है, तो सब रेकनाइड हेमरेज है तो उसकी क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, किन पेशेंट्स में होता है सब रेकनाइड हेमरेज? जी आयशा, इसमें आप बता रहे थे, कुछ बताएंगे? सेरेब्रल एन्यूरिज्म में, ठीक है ना, तो सेरेब्रल रप्चर्ड सेरेब्रल एन्यूरिज्म ट्रॉमा में भी हो सकता है, ट्रॉमा में भी हो सकता है, लेकिन एन्यूरिज्म में भी हो सकता है, ठीक है। बैरी एन्यूरिज्म, इतना आप स्पेसिफिक नाम बता रही है ना, वो सही कह रही है, मैं गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि इसमें ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, ट्रॉमेटिक सबरेक्नाइड हेमरेज नहीं हो सकता? जी सर, हो सकता है। वैसे ही हाइपरटेंसिव पेशेंट में नहीं हो सकता? इतनी हमारे मीडिया वालों ने इतनी फिल्में बना दी हैं इसी सबरेक्नाइड हेमरेज पे। जी सर, वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ होता है, वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ, ठीक है। तो वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है और आप उसको कंफर्म करते हैं सीटी स्कैन पे, और उसके बाद सर CSF में ऑरेंज टिंज आता है। अच्छा ठीक है, तो आपने उसके बाद जो है इसके अंदर जो बाकी इन एडिशन टू ऑल अदर थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, इसके अंदर आपने हाइपरवोलेमिया, हाइपरटेंशन और ट्रिपल एच सर, ट्रिपल एच हीमोडायल्यूशन, ठीक है। तो ये इसमें है, कुछ लोग इसमें कहते हैं कि हाइपरवोलेमिया नहीं करना, निमोटेक्निन है ना सर, दैट इज इंपॉर्टेंट ड्रग। इट इज 5H। लतीफ भाई आपकी ना आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। लतीफ भाई आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। बेसिकली वो जी हाइपरवोलेमिया, हीमोडायल्यूशन और हाइपरटेंशन। ठीक भाई, लतीफ भाई आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है, वो डिस्टरबेंस हो रही है, ठीक है। आप मैसेज में लिख दें, आप मैसेज में लिखते हैं क्योंकि आपकी आवाज समझ ही नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है आवाज, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कोशिश की है कि न्यूरो एनेस्थीसिया का ट्रॉमा में से एक क्वेश्चन आप लोगों को आना है, वो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर सर ट्रिपल एच प्लीज रिपीट कीजिएगा एक दफा प्लीज। हाइपरटेंशन, हाइपरवोलेमिया, हीमोडायल्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो है ना, जो ट्रॉमा की है जो रेफरेंस से है, उसके अंदर आपने ATLS का, आपने जो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन डिसेबिलिटी एक्सपोजर, जो मैं फास्ट स्कैन, जो वो सारी चीजें कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले प्लीज। सर ये न्यूरो एनेस्थीसिया में और ये मॉनिटरिंग में वो जो इवोक पोटेंशियल्स हैं वो आज डिस्कस हो सकते हैं या फिर कल या किसी और वक्त में कर ले?
देखिए वो न्यूरो मॉनिटरिंग, देखिए मेरी बात सुने, न्यूरो मॉनिटरिंग ये उस दिन भी जब हम किया था, शायद आप थे उस दिन या नहीं थे। देखिए न्यूरो मॉनिटरिंग की आप लोगों को परेशान होने की, न्यूरो मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? एक तो न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग जो है वो आपके जेहन में ये होनी चाहिए कि मोटर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम और ऑटोनॉमिक सिस्टम, ये 3 सिस्टम्स ही आपने देखने हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। अब उसको लिए जो आपका जो मेन जो डिटर्मिनेंट होगा वो सेरेब्रल ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो के लिए के रेफरेंस से आपके लिए जो चीज डिटरमिन करेगी वो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर होगा, ठीक है। तो एक तो न्यूरो मॉनिटरिंग इस बेस पे घूमेगी कि आपका सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर मेंटेन रहे, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो एक उसमें दूसरी बात उसके अंदर ये है कि आपका जो एवोक पोटेंशियल्स है उसमें आपका मोटर एवोक पोटेंशियल्स होता है, सेंसरी एवोक पोटेंशियल्स होते हैं, और आपके जो ऑडिटरी और विजुअल एवोक पोटेंशियल होते हैं, जो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो हमारी जो होता है मेन फोकस वो मोटर और सेंसरी पे होता है, ठीक है। और इसके अंदर न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट होता है कि जो इसका स्पेशलाइज्ड जो होता है वो करते हैं। इसके अंदर बेसिकली वो प्रोसेस्ड ईईजी करते हैं जब न्यूरो मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। प्रोसेस्ड ईईजी के जरिए एक ये जो है ना न्यूमेरिक नंबर आता है, न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन होती है, न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन होती है। वो बेसिकली ईईजी को ही प्रोसेस करके एक नंबर के में आते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई 80 to 100 जो है वो अवेकनेस है, 60 to 80 जो है वो लाइट एनेस्थीसिया है, और जो सर हमारा जो एनेस्थीसिया की जो लेवल होता है वो 40 to 60 होता है। 40 से अगर नीचे चला जाएगा तो वो जो है ना वो बहुत डीप लेवल ऑफ एनेस्थीसिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। और उसके बाद जो एवोक पोटेंशियल्स हैं उसके अंदर मोटर एवोक पोटेंशियल्स के अंदर बेसिकली जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है उसको इंटेग्रिटी को देखा जाता है। उसके अंदर वो उस सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं और उसमें वो जो कॉरिस्पॉन्डिंग जो मसल्स होते हैं वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रोड लगाए होते हैं, उससे उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से वो सेंसरी स्टिमुलस देते हैं और ब्रेन में उसकी एक्टिविटी देखते हैं ईईजी के जरिए। तो वो आपको पता है सेंसरी से चलता है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी न्यूरो मॉनिटरिंग की जाए तो उसके अंदर आपको अगर वो पूछ ले कि न्यूरो मॉनिटरिंग करनी है पेशेंट को तो एनेस्थीसिया में क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो आपने एक तो ये बताना है कि जितनी इनहेलेशनल एजेंट्स हैं उनका जो है वो सेंसरी और मोटर वो पोटेंशियल दोनों पे इफेक्ट होता है। मसल रिलैक्सेंट्स आप नहीं देंगे, ठीक है। और आपने जो है वो आईवी एनेस्थेटिक्स आप दे सकते हैं, ओपियाइड्स का इतना इफेक्ट नहीं होता। आपने बैलेंस एनेस्थीसिया रखना है, बोलसेस नहीं देने। आपने एक फिक्स्ड आपने रेट पे रखना है। इसलिए वहां पर आप अगर आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है तो आप बता सकते हैं कि टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन के जरिए आप एक फिक्स्ड लेवल ब्लड लेवल्स को आप मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और अवॉइड करते हैं आप बोलस। तो वो टीवा जब देते हैं तो टोटल इंट्रावीनस एनेस्थीसिया में आपके पास प्रोपोफोल की ऑप्शन है, मिडाजोलैम की ऑप्शन है, आप कॉम्बिनेशन करके दे सकते हैं, और विद ओपियाइड्स एंड डेक्समेडिटोमेटिन, ठीक है। डेक्समेडिटोमेटिन, रेमिफेंटेनिल, प्रोपोफोल, इससे आप मेंटेन रखेंगे। इनिशियल आप एक डोज दे देंगे मसल रिलैक्सेंट की और उसके बाद आप रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है कि जो स्पेसिफिकली जो इसके अंदर आ जाती है आपकी एक वेकअप टेस्ट का है, जो कल परसों हम लोगों ने जिक्र किया था स्कोलियोसिस, जब कल ही बात की थी जब हम प्रोन पोजीशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो वेकअप टेस्ट की एक बात आ सकती है जो एक एक्स्ट्रा है। और उसके बाद जो कैरोटिड एंडोट्रेक्टमी होती है उसके अंदर आपने एक स्टम्प प्रेशर को याद रखना है, उसके जरिए आपकी इंटेग्रिटी को देखते हैं। ट्रांसक्रेनियल डॉपलर होता है, ठीक है, और उसके अंदर भी आप बिस के जरिए करते हैं। और कुछ उसमें फैक्टर्स होते हैं जो फोकल इस्कीमिया को देखते हैं और कुछ होते हैं जो ग्लोबल इस्कीमिया को देखते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट न्यूरो मॉनिटरिंग, ठीक है। ठीक है, अच्छा, तो जो लतीफ भाई ने जो क्वेश्चन भेजा था ना वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में था। किसी ने देखा है उस क्वेश्चन को? जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? ये खामोशी हो गई है। ये जो लतीफ जो क्वेश्चन आपने भेजा है ना, ये मैं पहले अभी 1-2 दिन पहले हम लोगों ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस
के रेफरेंस से डिस्कस किया था। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर एयरवे की प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड माउथ ओपनिंग, ठीक है, और आपकी जो टीएम जॉइंट की जो एनकाइलोसिस है और एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी एयरवे की मैनिपुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो उसकी जो मल्टी सिस्टेमिक जो इफेक्ट्स हैं वो सारे सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। और जो इसमें जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उसमें दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक सिम्टोमेटिक होते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ एनसेड्स एंड स्टीरॉइड्स, और एक डिजीज मॉडिफाइंग होते हैं कि जो जिनके अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं, मीथोट्रेक्सेट होती है, पेंसिलामीन होती है, गोल्ड होते हैं, इन सबके रीनल और लिवर और बोन मैरो। उसमें बेसिकली एनीमिया भी होता है, पैनसाइटोपिनिया भी हो सकता है, इसके अंदर जो है वो लिवर डिसफंक्शन भी होगा, इसके अंदर रीनल डिसफंक्शन भी होगा, इसके अंदर जो है वो जो एनसेड्स की वजह से साइड इफेक्ट्स होंगे। तो ये बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में इतनी ही बातें का आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, एको करवाएंगे, ईसीजी करवाएंगे, और आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, और आप जो है वो जो ब्लड वर्क्स है वो आप करवाएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। तो ये जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना वो बेसिकली स्पाइन सर्जरी के बारे में पूछा है। तो स्पाइन सर्जरी जहां पर भी होगी उसमें न्यूरो मॉनिटरिंग का जिक्र आएगा, हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया का जिक्र आएगा, उसके बाद जो है वो आपका रीनल परफ्यूजन, और जो है वो आपने किस तरीके से आपने प्रोन पोजीशन किया। हम लोगों ने किया था असल में ना, ये लतीफ ये इसलिए मिस हो गया आपका। तो चलें और इस और कोई सिनेरियो, कोई बात सर? सर पिट्यूटरी सर्जरी में जब आपने बताया कि एक्रोमेगाली के पेशेंट्स हो सकते हैं, तो सर उसमें कुशिंग्स पेशेंट की अगर कोई स्पेशल कंसिडरेशन हो सकती है, तो सर उसमें क्या हम देखेंगे अगर पिट्यूटरी सर्जरी करा रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझा, फिर से नहीं फिर से बोलिए आप, मैं आपकी बात नहीं समझा। पिट्यूटरी सर्जरी, पिट्यूटरी हार्मोन्स, एक सेकंड, इंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? एसीटी सर, सर एसीटीएच होता है। ओके, और एफएसएसएलएच। ओके, और ग्रोथ हार्मोन। ओके, और ग्रोथ हार्मोन। प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है तो सर जी सर। एडीएच सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये पिट्यूटरी सर्जरी करा रहे हैं हम पेशेंट की, और जैसे अगर हमने आपने अभी पहले बताई थी कि एक्रोमेगाली पेशेंट है तो उसकी कंसिडरेशंस फॉर एनेस्थीसिया, अगर इसी तरह से कुशिंग्स का पेशेंट है तो उसमें भी तो हाइपरटेंशन या कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है या स्टेरॉइड पर है, तो सर वो भी उसमें कोई स्पेसिफिक चीज हम देख लेंगे? मुझे सर एक मिनट सर आप प्लीज वो हार्मोन रिपीट करें मैडम, फिर वो हार्मोन से रिलेटेड वो सारी चीजें सर आपको बताएंगे एक दफा सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के। सर प्लीज देखें एंटीरियर पिट्यूटरी के जो सर कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया जब कर रहे होंगे तो उसमें कोई स्पेसिफिक, अच्छा देखें मैं मेरी बात सुने। प्रोलैक्टिन मुझे एकदम से मुझे बताते हुए मुझे ये देखें, कई दफा बिल्कुल ना इंसान का दिमाग घूम जाता है। मुझे बताएं प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का? भाई सर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एडीएच और प्रोलैक्टिन। एडीएच और प्रोलैक्टिन, मुझे तो लग रहा है एडीएच और ऑक्सीटोसिन सिर्फ है, प्रोलैक्टिन भी इंटीरियर सर प्रोलैक्टिन जेनेसिस फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी सर। इंटीरियर पिट्यूटरी देखें ना, वो मैं आपकी बात इसलिए मैंने सुनी नहीं है क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो गई थी, मैं खुद ही बोल के मैं फंस गया हूँ कि मुझे लग रहा है मैंने गलत बोल दिया। देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन है ना, देखें एक सेकंड से में रखें, जो मुझे बताएं कि आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। ग्रोथ हार्मोन की से हमें एक्रोमेगाली का प्रॉब्लम है, ठीक है। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उससे क्या होगा, उससे हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जो ACTH है उससे क्या होगा, उससे स्ट्रेस लेवल, उससे स्टीरॉइड लेवल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो प्रोलैक्टिन है उससे जो है वो जो आपके जो प्रोलैक्टिन से LH से FSH से आपके गायनोकोलॉजिकल आ जाएंगे, इतनी सी बात है। अब इसमें मुश्किल क्या बात है? इसमें से न्यूरोपैथीज और वगैरह, एंडोक्राइन की डायबिटीज मेलाइटिस हाइपरग्लाइसीमिया पोजीशनिंग वगैरह,
और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें। नहीं वो नहीं मतलब मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूँ। वो तो देखें स्टीरॉयड आएंगे तो आपके दिमाग के अंदर ब्लॉक आना चाहिए ना। जहां पर स्टीरॉयड आ गया वहां पे क्या क्या बातें आएंगी? स्टीरॉयड की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, जीआईटी की प्रॉब्लम्स, रीनल की प्रॉब्लम्स, स्किन की प्रॉब्लम्स, बोन्स की प्रॉब्लम, ऑस्टियोप्रोसिस, ठीक है, ओबेसिटी, ट्रंकल ओबेसिटी, लेमन ऑन ड्रम स्टिक। तो उसके अंदर तो फिर स्ट्रेस डोज आपको, अगर वो क्या नाम है उसका, अगर कोई ट्यूमर है तो उसकी वजह से सारी, तो मतलब बेसिकली आप उसको बल्क में याद, वो आप हेडिंग्स याद करें। अगर जो LH, FSH और प्रोलैक्टिन है तो उससे गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उसके अंदर एमेनोरिया है, उसके अंदर लैक्टेशन की प्रॉब्लम है, उसके अंदर हार्मोनल की डिस्टर्बेंस हो रही है, वो हो सकता है कोई सर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ पे सर्जिकल जो ये इस पे ना नियर टू दी ऑप्टिक नर्व जो है ना वो सर जा रही होती है। तो दैट कैन, इससे पहले भी प्री ऑपरेटिव असेसमेंट भी देखते होते हैं और इसका जो पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट भी बाद में करते होते हैं, क्योंकि इसमें सर वो बायलैटरल वो नर्व का इशू होता है सर। मैं ऑप्टिक नर्व का एक इसी में ही मैं भूल गया, पोस्टीरियर फोसा की सर्जरी के अंदर एयर एम्बोलिज्म और पोजीशनिंग, प्रोन पोजीशन, या इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि वहां पर भी वाइटल सेंटर्स करीब होते हैं, ठीक है। तो वहां पे पोस्ट ऑपरेटिवली जो है उनके अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव भी हो सकते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है। और कोई भी इस किस्म की जो न्यूरो सर्जरी होगी या पिट्यूटरी की या कोई भी होगी तो उसके अंदर आपने प्री ऑपरेटिवली आपने न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को डॉक्यूमेंट करना है, और आपने पोस्ट ऑपरेटिव, मेजॉरिटी सर्जरीज में आपको पोस्ट ऑपरेटिव ICU केयर की जरूरत होगी, ठीक है। ये न्यूरो एनेस्थीसिया की ये एक दो बातें रह गई। अच्छा देखें, अभी तक अगर हम लोग जो पिछले चंद दिनों में रिवीजन करने की कोशिश की है, गायनी ऑप्स, पीडियाट्रिक्स, न्यूरो, पेन रीजनल, यार वो आपने पढ़ा है ओपियाइड, वो बता दो सर। मुझे कह रहे हैं सर? जी आपको कह रहा हूँ। पढ़ा है सर, पढ़ा है मैंने। बताओ, शाबाश। ये क्वेश्चन है कि ये आप लोगों के पेन में से कल रह गया था, एक कैंसर पेन रह गया था। तो वैसे तो उसके अंदर मेनली बातें क्रॉनिक पेन वाली सारी बातें आ जाती हैं। तो वो क्रॉनिक पेन के नाम से ही मुझे वो सिंड्रोम में आप लोग को पूछेंगे, आप लोग वैसे ही CPSP से वैसे ही इतने सब लोग एलर्जिक हैं। अभी भी CPSP का जब नाम आता है तो थोड़ी देर के लिए तो बंदे को नॉजिया वॉमिटिंग शुरू हो ही जाता है, अनफॉर्चुनेटली। हालांकि एग्जाम पास किए हुए बहुत अरसा हो गया है। तो एक CPSP पेन के अंदर भी टर्मिनोलॉजी होती है, उसको कहते हैं क्रॉनिक पोस्ट सर्जिकल पेन, ठीक है। तो वो बेसिकली कल मैं बताना भूल गया था क्रॉनिक पेन के रेफरेंस से भी। और एक मैं और बात बताना बल्कि कल नुसरत की जिस बात पे मैंने क्लास ले ली थी, वो नुसरत आप ये ज़हन में रखो कि जो आपने लेबर के बारे में बात बताई थी और मैंने आपका उस वक्त हंसी मजाक में बात टाल दी थी, वो आपका आंसर गलत नहीं था। वो आपने साइकोलॉजिकल जो है, डीप ब्रीदिंग है, वो सारी बातें आपने बतानी है। लेकिन मेरा पॉइंट आपको उस वक्त टोकने का मकसद सिर्फ ये था कि आपने अपने से रिलेटेड चीजें पहले बतानी है, या आप ये लफ्ज याद कर लें कि कंजर्वेटिव मेथड्स हैं, उसमें डीप ब्रीदिंग है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, उसको सर लिमेस टेक्निक है ना वो। लिमेस टेक्निक है और एक्यूपंक्चर वगैरह है। स्पेसिफिकली जो है वो आप या तो उसके अंदर कोई ब्लॉक्स लगाएंगे, या आप उसको एंटोनॉक्स देंगे, या आप उसको ओपियाइड्स देंगे, यही आपके पास ऑप्शन, ठीक है जी सर। तो ये बेसिकली, तो ये देखें आप लोगों को एक न्यूरो में से क्वेश्चन जरूर आएगा, एक आपका जो है वो जो है क्या नाम है इसका, पीडियाट्रिक में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, गायनी ऑप्स में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और कॉम्प्लिकेशंस कल हम करेंगे इंशाल्लाह वो ऑस्टी के साथ ही ना। जो कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी डिस्कस कर ली हैं वो आप लोग कर लें। अभी किसी ने, अरसलान ने ECT का लिखा था, ECT, MRI, टीवा, और ये इस किस्म की जो स्पेसिफिक चीजें हैं ना वो एक ही आप लिस्ट बनाएं। वो रैपिड रिस्पॉन्स टीम और कोड ब्लू टीम और क्रिटिकल केयर आउटरीच टीम और PCA और एक्यूट पेन सर्विस, क्रॉनिक पेन सर्विस, ये एक आप लिस्ट बना के रखें। इनके बारे में 2-2, 3-3 बातें हम लोग कर लेंगे, और वही आपसे आप मतलब लाइक कि उसमें आपका वो बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है सर। ये वॉमिटिंग के बारे में बहुत पूछते हैं, वॉमिटिंग के बारे में बहुत पूछते हैं। अच्छा, एनेस्थीसिया प्लान की फाइल जो है वो आप लोगों ने अगर याद नहीं की है तो प्लीज कर लें। मुझे उससे कोई कॉपीराइट्स के पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर आपको वो चीज
अगर आप लोगों को रिस्क फैक्टर्स, पल्मोनरी रिस्क फैक्टर, कार्डिक रिस्क फैक्टर, रीनल रिस्क फैक्टर, पीओएनवी के रिस्क फैक्टर, एस्पिरेशन के रिस्क फैक्टर, पोजीशनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हर पेशेंट के अंदर आपने जो वहाँ पे केयर बतानी है तो आपने क्या क्या बताना है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर आपने इंडक्शन से पहले मॉनिटरिंग, इंडक्शन के बाद उसके अंदर ये कि एयरवे की मैनेजमेंट, उसके बाद मसल रिलैक्सेंट, इंडक्शन एजेंट, उसके बाद आपने जो है मेंटेनेंस के लिए आपने क्या दवाइयाँ यूज करनी है, आपने एनाल्जेसिया कैसे देना है, आपने फ्लूइड कौन सा देना है, आपने एंजोलिसिस कैसे देनी है, आपने एस्पिरेशन का प्रोफाइलैक्सिस कैसे देना है, आप किन पेशेंट में कहेंगे कि इसके अंदर ज्यादा रिस्क फैक्टर है पीओएनवी का, इस पेशेंट में कहेंगे कि ज्यादा रिस्क फैक्टर है एस्पिरेशन का, एस्पिरेशन को कैसे प्रिवेंट करना है, अगर आप H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या पीपीआई दे रहे हैं तो उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप ज्यादा वो दे रहे हैं क्या उसको कहते हैं नॉन पार्टिकुलेट एंटासिड दे रहे हैं तो उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो आपका क्रिकॉइड प्रेशर है उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए। उसके बाद सर ये अगर सपोज कोई वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पे या एट्रियल फिब्रिलेशन पे कोई सवाल करते हैं तो सर हमें पर्टिकुलरली उसी की ट्रीटमेंट बतानी है या पूरा जो एल्गोरिथम है उसको बताना होगा? आप कैसे बताएंगे? अभी ये वैसे तो ये हम कल मैं सोच रहा था करने को, लेकिन अगर आप वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का आपने नाम ही ले लिया है तो वो किस तरीके से होगा? देखें वो सिनेरियो में जैसे सर अगर सपोज वो ईसीजी दिखा रहे हैं, ठीक है, अब वो हमने बता दीजिए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में है, ठीक है, तो फिर वो उसको यही मैं कह रही हूँ कि क्या सबसे पहले क्या बोलेंगे क्या वो कोई सिनेरियो देगा? देखिए मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। देखें वो आपसे क्रिटिकल इंसिडेंस के तौर पे बना के इस तरह दे सकते हैं कि एक पेशेंट है उसको सर्जरी हो रही है, सर्जरी के दरमियान में सडनली जो है वो ईसीजी उसकी डिस्टर्ब हुई है, आपने उसकी पल्स चेक किया तो उसकी पल्स ही नहीं है, ठीक है, तो आपका क्या करेंगे आप इमीडिएटली? सीपीआर। इस तरह से जैसे मैं ये तो पूछना चाह रही हूँ कि फिर मुझे वो पूरा एल्गोरिथम वो करना होगा या मैं कहूँगी आई स्टार्ट? सर मुझे इजाजत देते हैं सर, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जी जी बोले। अच्छा मैडम नुसरत, इसमें ये जी जी मैंने खुरम कहाँ चले गए भाई? जितने भी डिसरिथमियास हैं उसमें आपने देखना है हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी अगर है या नहीं, अब उनमें डिवाइड कर लें। कुछ डिसरिथमियास हैं जिनमें हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी होती नहीं है, जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, उसका एल्गोरिथम यही है जो सर बता रहे हैं या आप कह रही हैं कि डायरेक्ट आप सीपीआर पे जाएंगी या कार्डियोवर्जन की तरफ जाएंगी। लेकिन आपका किसी भी एरिथमिया का सवाल जो भी करे, आप एल्गोरिथम आपके ज़हन में ये आना चाहिए कि ये हेमोडायनामिकली, मैं पहले ये देखूंगी कि पेशेंट हेमोडायनामिकली स्टेबल है या नहीं, अगर है तो फिर आप फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ चली जाएंगी, अगर नहीं है तो फिर आप कार्डियोवर्जन की तरफ जाएंगे। ऐसे ही है सर? जी जी। लेकिन इसमें तो डी फिप करेंगे ना इसमें तो। देखो नुसरत आप इसमें क्यों परेशान हो रही है? इसके असल में जूल का डिफरेंस आ जाता है ना, मेरी बात सुनो, जूल का डिफरेंस आ जाता है। नहीं क्या जूल का डिफरेंस आ जाता है जरा मुझे बताना। सर डी फिप में ज्यादा जूल डिलीवर करते हैं ना, वो कार्डियोवर्ट में तो 150 टू 200 तक के जूल। अच्छा कार्डियोवर्शन में और डिफिब्रिलेशन में क्या फर्क होता है सर? इसमें एसिंक्रोनाइज का डिफरेंस होता है और इसके अलावा सर जो जूल डिलीवर करते हैं तो डी फिप में ज्यादा करते हैं। अच्छा डी फिप में कितने करते हैं मुझे बताइए? सर तकरीबन 360 तक। आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है बाईफेजिक और मोनोफेजिक का? सर बाईफेजिक जो है वो हम देते हैं ज्यादातर, मोनोफेजिक जो है वो उसमें तकरीबन 3 उसमें सर ज्यादा होता है, मोनोफेजिक में ज्यादा। आजकल की जो मशीन्स हैं उनमें मेजॉरिटी में मोनोफेजिक होता है या बाईफेजिक होता है? सर बाईफेजिक। तो फिर आपको क्यों इस बात की परेशानी है? नहीं सर परेशानी ये नहीं, देखें आप खुद कहते हैं सर कि जो प्रैक्टिकली हम कर रहे होते हैं ना वो चीज अलग है, जो बतानी होती है देखें वो हर जगह पे नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप इसके आंसर में बिला वजह नुसरत क्यों कंफ्यूज कर रही हो अपने आप को? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुई है तो डिफिब्रिलेट करना है, इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प, immediately call the crash cart and immediately defibrillate the patient and continue CPR according to the ACLS guideline. That's it. इसमें मुझे बताओ आंसर देने में आपको क्या परेशानी है? सर डिफिब्रिलेशन में रिदम को शॉकेबल या अनशॉकेबल करते हैं, वो जो नहीं वो उसमें पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एसिस्टली में
वो जो है तो उसमें पल्स नहीं होगी तो वो नॉन शॉकेबल है ना। बाकी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है या और या एट्रियल फिब्रिलेशन है तो वो शॉकेबल रिदम होगा। बहरहाल सर ये ना किसी उसमें अभी इन्हीं दिनों में सर ये थोड़ा सा इसको डिस्कस करवाएगा। देखिए कल मैं थोड़ा सा ऐड कर लूं। मैं बताऊं इसको। जी जी जी, एक मिनट आयशा बताएं आप क्या बोल रही हैं। आप म्यूट हो गई हैं, दोबारा से अनम्यूट कर लें। जी सर, अगर वीटी है या फिर पॉलीमॉर्फिक वीटी है या वीएफ है तो पेशेंट तो कोलैप्स होगा, पल्स तो आ ही नहीं रही होगी, आपने सीपीआर स्टार्ट कर देना है जो एल्गोरिदम है हमारे पास, जब तक हमारा डिफिब्रिल रेडी हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं मैडम, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में पेशेंट हेमोडायनामिकली स्टेबल भी होता है, उसमें आप कैल्शियम चैनल ब्लॉक, उसकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। नहीं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं, उसमें लाइडोकेन होगा, एम्यूडोरॉन या लाइडोकेन होगा, एमाइड्रोन या फिर लाइडोकेन है जी। देखें मेरी एक बात सुने, ये मैं आप लोगों को कल करा दूंगा। आप प्लीज इस टाइम पे जो हम पढ़ रहे हैं पहले उसको फोकस कर लें, ये एकदम से परेशानी के उसमें ना जाए। और सर न्यूरोसर्जरी से रिलेटेड स्टील फिनोमेना, लग्जरी परफ्यूजन और एक वो रॉबिन हुड, इन तीनों में से कोई चीज एक आ सकती है अगर वो मेरे ख्याल में आज मिस हुआ। देखिए रॉबिन, ये असल में ना मैं क्योंकि अब तो कई दफा रिपीट होती जा रही हैं चीजें, ये जो मैंने सुबह के वक्त वीडियो जो मैंने शेयर की है ना उसके अंदर ये सारी बातें की थी। एक कॉरोनरी, एक सेरेब्रल स्टील होता है, एक रॉबिन हुड होता है, ठीक है। तो जो सेरेब्रल स्टील होता है वो इस्कीमिक एरिया से ब्लड को मजीद डायरेक्ट कर देगा जहां पर फ्लो ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू क्वांटा इफेक्ट, ठीक है। और जो रॉबिन हुड फिनोमेना होता है वो होता है कि अमीरों से गरीबों को दे रहा है, जहां पर अच्छा फ्लो है वहां से डायरेक्ट कर रहा है स्कीमिया की तरफ, ठीक है। और लग्जरी परफ्यूजन ये होती है कि अगर कोई ऐसी दवाई कि जो रिक्वायरमेंट को कम करे और फ्लो को बढ़ाए तो वो लग्जरी परफ्यूजन होती है। यानी डिस्पाइट ऑफ CMRO2 आपको आपकी परफ्यूजन ज्यादा होगी, इंडिपेंडेंट ऑटो रेगुलेशन। नहीं ये और चीज है, उसको आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसकी यूटिलिटी फिर आपको बताना आसान हो जाएगी। जैसे हेलोथेन है ना, वो फ्लो भी बढ़ा रही है और रिक्वायरमेंट भी बढ़ा रही है, ठीक है। लेकिन जो आपका आइसोफ्लोरेन है वो उसके अंदर ये लग्जरी परफ्यूजन होती है, तो इसलिए आइसो इज रिलेटिवली बेटर, ठीक है। अगर अमंग द इनहेलेशनल एजेंट्स आइसोफ्लोरेन इज बेटर, क्योंकि वो सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट कम कर रहा है, ठीक है। वो सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ा देता है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो भी बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल आउटकम बुरा होता है, ये इसमें बात है। तो देखें ये आपसे अलग से नहीं पूछेगा कोई भी, आप इस चीज को मैं आपको श्योर करा देता हूँ। अगर आप इतना भी बता देंगे जितना मैंने आपको बता दिया ना, तो आप टेबल, क्योंकि देखिए अब आप इस टाइम पे अपने आप को सिर्फ फोकस करें T20 क्रिकेट के लिए, आप टेस्ट क्रिकेट की बातें ना करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो टेस्ट क्रिकेट की बातें होती हैं, ये T20 क्रिकेट होनी है। 4 मिनट में यार वो आपसे क्या पूछ लेंगे एक सिनेरियो में, खुद बैठ के जरा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें। 1 मिनट क्वेश्चन का रख लें और 4 मिनट में जवाब देना है आपने। 4 मिनट के अंदर आपने, अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि लग्जरी परफ्यूजन क्या होती है, तो आप इतना बता दें कि भाई सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट कम करती है और फ्लो बढ़ाता है, तो इसको हम लग्जरी परफ्यूजन कहते हैं। अगर वो डायरेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इस्कीमिक एरिया टू नॉर्मल एरिया तो ये सेरेब्रल स्टील है, और अगर वो फ्रॉम नॉर्मल परफ्यूज एरिया डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इस्कीमिक एरिया तो वो आपका रॉबिन हुड फिनोमेना। गॉट इट, ठीक हो गया। और इनहेलेशनल एजेंट्स यूजुअली जो है वो सेरेब्रल ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, और जो आईवी एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं वो सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट को भी कम करते हैं और सेरेब्रल ब्लड फ्लो को भी कम करते हैं, ठीक है। जो इवोक पोटेंशियल के रेफरेंस से हैं वो सारे ही तकरीबन जो इनहेलेशनल एजेंट्स हैं वो एम्पलीट्यूड और लेटेंसी, ये इवोक पोटेंशियल के रेफरेंस से याद रख लें जुमला, एम्पलीट्यूड एंड लेटेंसी, ठीक है। एम्पलीट्यूड और लेटेंसी, लेटेंसी का मतलब है कि आपने एक स्टिमुलस दिया है तो कितनी देर के बाद इफेक्ट आ रहा है, तो ये लेटेंसी है, और कितना इफेक्ट आ रहा है वो एम्पलीट्यूड है, ठीक है। या आप किसी को चपेटे इंक्रीज एम्पलीट्यूड एंड डिक्रीज लेटेंसी, ऐसे नहीं सर? इंक्रीज लेटेंसी एंड डिक्रीज एम्पलीट्यूड। अच्छा, इंक्रीज लेटेंसी और डिक्रीज एम्पलीट्यूड। आपको आपकी किसी से लड़ाई हो गई है तो आपने किसी को 4 थप्पड़ मारने के बाद आपको थप्पड़ पड़ा है, तो ये इंक्रीज लेटेंसी हो गई है,
अगर एक ही थप्पड़ खाने मारने के बाद आपको थप्पड़ पड़ गया है तो इसका मतलब है लेटेंसी बहुत थोड़ी है। और आपको अगर इतनी जोर का थप्पड़ पड़ा है कि आप नीचे गिर गए कि तो वो बहुत एम्पलीट्यूड ज्यादा है। और अगर आपको हल्का सा नहीं सर, वो तो सर वो तो 100 सुनार और 1 लोहार की होगी। ठीक है, डिक्रीज एम्पलीट्यूड और इंक्रीज लेटेंसी। हाँ जी, ठीक है, डिक्रीज एम्पलीट्यूड इंक्रीज लेटेंसी। ठीक है भाई, जो जिन लोगों ने नहीं बोला आज, हसन भाई आपने कुछ नहीं बोला, समझ आ गया? हाँ जी, सर मैं मेरे पास छोटा सा पैकेज है वाइवे का, पूछ लूं सर न्यूरो के बारे में मोटा मोटा? पूछे। कौन कोई सामने आए सर? कोई मैं बताऊंगा, हसन बताएगा जी, पूछे। अच्छा, a 3-year-old child fell off the stair. He is rushed to the emergency unconscious. Primary survey reveals a respiratory rate of 30 to 35 per minute, GCS 7 to 8, heart rate 120 per minute. What is your immediate management? Question number 1. ठीक है, इसमें अब एयरवे ब्रीदिंग देखेंगे ना बच्चे की सबसे पहले, और जीसीएस आपने 7-8 का है, तो मैं उसका वही एयरवे वगैरह देखकर और देखूंगा कॉन्शियस है, कोलैप्स हो गया है, किस हालत में है। मैं फिर उसका एयरवे ब्रीदिंग के लिए मैं इसको इंटूबेट करने की कोशिश करूंगा, इंटूबेट करके, और उसके बाद साथ साथ मैं उसके फिर लैब्स वगैरह ले लूँ, आईवी लाइन वगैरह पास करके साइड बाय साइड जो है उसके बेसलाइन कर लूंगा, और साथ ही जो है उसका मैं अगर जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करूंगा। सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए एपिनेफ्रिन देना पड़ा तो वो दूंगा अगर कोलैप्स हुआ तो। और नहीं, एपिनेफ्रिन क्यों देंगे? हाँ जी, एपिनेफ्रिन क्यों देंगे? नहीं अगर फर्स्ट करें कोलैप्स है, अच्छा, अगर और वो पेशेंट ही कोलैप्स है, सर्कुलेशन उसकी आ ही नहीं रही, इसके बाद सेकेंडरी सर्वे के बाद क्या करेंगे? सेकेंडरी सर्वे के बाद लफ्ज नहीं बोला, एक चीज मिस कर गए हैं। सेकेंडरी वो जो है न्यूरोलॉजिकल इंजरी से बचाएंगे, ब्रेन इंजरी से बचाएंगे। और इसके अलावा एक और लफ्ज नहीं बोला। इनलाइन स्टेबलाइजेशन। शाबाश, ये अच्छा, अगर वो आप नहीं कर रहे हैं, चाइल्ड जो है उसको सर्वाइकल कॉलर प्लेस है, तो उसका कैसे आप इंट्यूबेशन कैसे करेंगे आप? हाउ विल, मतलब इसको सर्वाइकल कॉलर है आजकल, तो एक छोटा सा सुराख भी इसके अंदर आता है, अगर वो आपने वैसे नहीं हो रहा फिर क्या करेंगे? फिर हम उसको उतार के इनलाइन स्टेबलाइजेशन करेंगे। इनलाइन स्टेबलाइजेशन करके जो है ना इसका फॉर अगर नहीं होता तो एलएमए वगैरह पास करके ऑक्सीजनेट करने की कोशिश करूंगा। इन द मीन टाइम मैं फाइबर ऑप्टिक अरेंज कर सकता हूँ, वीडियो रिंगोस्कोपी किधर चले गए? नहीं, आपने इनलाइन स्टेबलाइजेशन करनी है, और अगर वो नहीं हो रहा तो कॉलर को हल्का सा रिमूव कर लेना है, या कॉलर को रिमूव कर लेना है टू फैसिलिटेट द इंट्यूबेशन के लिए। अच्छा, कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस पेशेंट के? इसमें रिमूव नहीं करेंगे, कॉलर खोल देंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो सर्वाइकल को सपोर्ट करेगा, लेकिन सिर्फ ओपन कर देंगे और फिर इंट्यूबेट करेंगे, ताकि जो है नीचे से वो सर्वाइकल स्पैन को सपोर्ट करे। वो कौन सा इन्वेस्टिगेशन कौन से करेंगे इसमें? ऐसे एक्सरे वगैरह, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सर के अलावा? सर इसका एक्सरे नेक का करवा लेंगे, लेटरल और एपी लेटरल करवा लेंगे, और चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे। क्यों करेंगे? इंजरी को रूल आउट करने के लिए। पर इसमें सबसे पहले तो ये करेंगे कि कॉल फॉर हेल्प और दूसरी स्पेशलिटीज को इन्वॉल्व करेंगे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, फुल स्टोमिक कंसीडर करेंगे बच्चे को, और एज सून एज पॉसिबल आप एयरवे प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके लिए तो ट्यूब डाल रहे हैं, मैं कह रहा था नहीं डरती फर्स्ट करें। अब जब सर प्राइमरी सर्वे पूरा हो गया ABCDE, तो फिर आप सेकेंडरी सर्वे की तरफ जाएंगे और फिर डेफिनेटली केयर देंगे। डेफिनेटली। अच्छा, सर्जिकल इंटरवेंशन जो है ना क्यों करेंगे उसकी? अब कब सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाएंगे अगर क्लोज हेड इंजरी है तो?
हेलो खुरम, आप व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर क्लोज हेड इंजरी इन अ चाइल्ड? हेलो, सर्जिकल इंडिकेशंस यही हैं कि आपका अगर सर इंट्राक्रैनियल प्रेशर कंटिन्यूली बढ़ रहा है डिस्पाइट ऑफ ऑल मेजर्स यू हैव टेकन, ठीक है, और जीसीएस बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो रहा है। दो, तीसरा अगर आपका जो एक्स्ट्रा सबड्यूरल हेमाटोमा है वो ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंडिंग हेमाटोमा है। एक्सीलेंट, जबरदस्त, बस यही है। और इसको क्या करेंगे अगर ये हो जाए तो फिर क्या करेंगे इसके लिए? इसका वही सर, एक तो वो अकॉर्डिंग टू द कॉज सेकेंडरी न्यूरोलॉजिकल इंजरी से बचाएंगे। अगर आईसीपी बढ़ रहा है तो वही हाइपरवेंटिलेशन, एयरवे को ओपन रखेंगे, ऑक्सीजन देंगे, हेड ऊपर कर लेंगे, उसको ऑस्मेटिक डाययूरेटिक्स दे सकते हैं। इसका सर्जिकल तो वो सर अगर हेमाटोमा है और वो एक्सपेंड कर रहा है तो उसकी इमीडिएट सर्जिकल करेंगे। बस आंसर था। एक्सीलेंट, हम शाबाश के डॉक्टर हसन। आप इधर उधर ना जाए, स्पेसिफिक रहे। आपने अच्छा बताया लेकिन स्पेसिफिक रहे, ज्यादा ना बताएं। ठीक है, ठीक। उसमें देखें ना, वो आपकी अप्रोच वही होगी ना, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। और आपने क्योंकि देखें होगा ये कि रिससिटेशन, मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन विल गो साइड बाय साइड। वो आप वो जो जुमला बोलेंगे ना तो उसके साथ साथ आप एयरवे के बारे में बता दिया, ब्रीदिंग के बारे में बता दिया, सर्कुलेशन के बारे में बता दिया, और एसोसिएटेड इंजरीज के बारे में बता दिया, प्राइमरी सर्वे बता दिया, सेकेंडरी सर्वे बता दिया। बस ये सेकेंडरी ब्रेन इंजरी की प्रिवेंशन करना है, इसी में टाइम गुजरता जाएगा। ठीक है जी जी, ठीक है। तो चलें, मेरे ख्याल अभी के लिए काफ़ी है। कल इंशाल्लाह। अच्छा सर, ईएनटी का कोई क्वेश्चन आपने था शामिल था? ईएनटी शामिल था आज? ईएनटी का हम लोगों ने कर लिया है 2-3 दिन पहले। टॉन्सिल, अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं रिवीजन में कर लें, पूछ लें। फॉरेन बॉडी है एक, और ब्रीडिंग टॉन्सिल है, और एक फॉरेन बॉडी है। अच्छा, और इसके अलावा एक ब्रीडिंग टॉन्सिल है, और सर इसके अलावा जो है एक लेजर है। लेजर पूछते हैं सर। हाँ जी, लेजर मेरा वीक पॉइंट है। लेजर अगर आपने जो टॉपिक पढ़ाना था भाई वो तो रह ही गया, वो तो कहीं और ही चले गए। मैंने 2 दफा खोला है, आपने अच्छा चलो, मोटा बता देता हूँ। आप तीसरी दफा बता दें आपको। लेजर के बारे में मोटा बता। एक मिनट पहले वो लेजर के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये पहले अतीक भाई जो है ना, ओपीआई डिपेंडेंट पेशेंट फॉर सर्जरी, ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है जी सही। ये इस दफा एफसीपीएस में आया है, ओपीआई एडिक्ट, तो ये आप लोगों को भी आ सकता है। बोले अतीक भाई। अच्छा सर, जो पॉइंट देखें, मेरी बात सुने। ये आपने क्वेश्चन का मैं आपको आउटलुक बता देता हूँ कि ये एक पेशेंट है कि जो 2 तरह से हो सकता है कि ये क्रॉनिक फॉर एनी थेरेप्यूटिक रीजन एडिक्शन हो गई है उसको, मतलब डिपेंडेंस हो गई है, या एक वाकई में एक ड्रग अब्यूजर है। ठीक है, 2 बातें हो गई। और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आप बताएंगे वो जाहिर बात है यही आप बताएंगे, क्योंकि मुझे जितना आता है वो मैं बोल देता हूँ, इसके बाद आप एडिशन इसमें कर दें। इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो उसकी जो आज हाँ तीसरे इसमें कैटेगरी वो होती है कि जो रिप्लेसमेंट पे होते हैं, यानी कि जो विड्रॉल के लिए ट्रीटमेंट पे हो रहे होते हैं, मीथाडोन पे होते हैं वो पेशेंट। तो ये 3 कैटेगरी के लोगों को आपने के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अंदर बेसिकली होती है कि जनरल रूल ये होता है कि जो बेस लाइन जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है या जितना वो ले रहा है उतना आपने रिप्लेस करना है, और उसकी एडिशनल जो सर्जिकल नीड होगी उसको आपने करना है। अगर जो ओरल प्रिपरेशन वो ले रहे हैं उसको आपने आईवी प्रिपरेशन पे कन्वर्ट करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ आ गई बात? कि सही बता रहे हैं। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि या तो वो एडिक्ट होगा, या वो किसी फॉर एनी गुड रीजन वो डिपेंडेंट होगा, या वो विड्रॉल के लिए वो ट्रीटमेंट पे होगा। तो उन तीनों कैटेगरीज में वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के बात ये आएगी कि जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपने देनी है। इन एडिशन टू दैट आपको एक्स्ट्रा जो सर्जिकल उसकी पेन की रिक्वायरमेंट होगी वो देनी होगी। ओरल प्रिपरेशंस को आप आईवी में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको इक्विपोटेंट डोजेज ऑफ ओपियाइड्स आनी चाहिए। आपको ओरल टू आईवी टू इंट्रामस्कुलर टू सबकुटेनियस जो इंट्रामस्कुलर आपको प्रिपरेशन को कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये है बेसिक
इस क्वेश्चन के अंदर जो थीम है, ठीक है। और वो टर्मिनोलॉजीज आपसे पूछ सकते हैं, एडिक्शन क्या होती है, डिपेंडेंस क्या होती है, विड्रॉल सिम्टम क्या होता है, फिजियोलॉजी, टॉलरेंस क्या होती है, हाँ टॉलरेंस क्या होती है, हाइपरएल्जीजिया क्या होता ये है। 3-4 टर्मिनोलॉजीज अब बता दें अतीक भाई। अच्छा सर, इसमें जो स्ट्रॉन्ग ओपियाइड्स है ना, अगर आप वो दे रहा हो सर, जिस तरह आपने बताया कि या तो एडिक्टेड है, या अगर वो है पैलिएटिव थेरेपी पे है, तो इसमें सर इसमें डिपेंडेंस पे होता है, टॉलरेंस पे होता है, इसमें इम्यूनो सप्रेशन भी होती है और हाइपरएल्जीजिया होता है। इसको सर अगर ये आपके पास ओटी में आ जाए इस किस्म का पेशेंट, तो आपने अल्टरनेट टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, जैसे कि स्पाइनल एनेस्थीसिया है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है, या कोई भी प्लेक्सिस ब्लॉकेट आप इस्तेमाल करें, या आप वाउंड फिल्ट्रेशन करें। इसके साथ हम ओपियाइड जो है जिस तरह सर दिशान ने बताया, उसके साथ हम एडजंक्टिव मेडिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि क्लोनाडीन है, जैसे कि एपिपेंटीन है, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अगर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह से दिशान बताया, इसमें और हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है सर। बताऊं कि एडिक्शन क्या होती है या डिपेंडेंस क्या होती है, शॉर्ट मैं बताऊं सर, मैं बताऊं, बता दें आप बता दें, आप करेक्ट कर देंगे, बताओ सारा। सर डिपेंडेंस जो होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ द बॉडी होती है फॉर दैट ड्रग, और एडिक्शन जो होती है वो साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द ड्रग होती है। इसके अलावा जो टॉलरेंस होती है वो इंक्रीज यूजेज के साथ उसका इफेक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और एक और टर्म भी होती है जो यूज होती है, हाइपरएल्जीजिया क्या होता है? हाइपरएल्जीजिया ये होता है कि ओपियोइड्स के यूजेज की वजह से हाइपरएल्जीजिया यानी इंक्रीज रिस्पांस टू पेन का, सही कह रहे हैं, हाइपरएल्जीजिया टू पेनफुल स्टिमुलस। एक इसमें अभी आपने जो बोला ना टॉलरेंस और टैकीफाइलेक्सिस में क्या फर्क होता है? ये मैं भूल रही हूँ सर, मैं नहीं बता। सर वो रिपीटेड डोजेस में रिस्पांस में फर्क पड़ जाता है। नहीं क्या फर्क पड़ जाएगा? रिस्पांस डिक्रीज हो जाएगा सर, इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, या देखें टॉलरेंस में ये होता है कि सेम इफेक्ट के लिए ज्यादा डोज की जरूरत होगी। सर टॉलरेंस में रिस्पांस डिक्रीज हो जाएगा, टैकीफ्लेक्सिस में इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। नहीं एक सेकंड सुन ले। अब टॉलरेंस के अंदर सेम इफेक्ट को अचीव करने के लिए ज्यादा डोज की जरूरत होगी, ठीक है? बिल्कुल हाँ। और इट इज अकरिंग ग्रेजुअली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो टैकीफाइलेक्सिस होता है, जिसको सीलिंग इफेक्ट भी कहते हैं, कि एक टैकीफाइलेक्सिस डेवलप हो गया है, नो मैटर हाउ मच डोज यू आर गिविंग इट, द इफेक्ट इज नॉट इंक्रीजिंग। अच्छा सर, ये टैकीफाइलेक्सिस बेसिकली तो होता है ना अगर आप इनअप्रोप्रिएट डोज दें, यानी कम डोजेस दें ना। नहीं इसका कम डोज ज्यादा डोज हम देते हैं। अच्छा सर इसमें प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में क्या हम स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स के टैकीफ्लेक्सिस का पहले आप उसको कवर करें कि टैकीफ्लेक्सिस में हम रिपीटेड डोजेस देते हैं, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन में वो डेवलप हो जाता है, जो कि जो टॉलरेंस है वो उसमें प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए होता है, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। मैं इसको रिपीट करके अतीक के हैंड ओवर कर रहा हूँ, प्लीज सुन ले गौर से। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि सेम इफेक्ट देने के लिए ज्यादा डोज की जरूरत हो रही है और ओवर पीरियड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो हो रहा है, ठीक है? आपने शॉर्ट पीरियड में दिया है, नाइट्रेट्स आप दे रहे हैं, नाइट्रोप्रोसाइड दे रहे हैं, ये इस किस्म की दवाइयाँ, इवन आप जो आपकी जो नैल्बोफिन होती है उससे भी सीलिंग इफेक्ट हो जाता है, टैकीफाइलेक्सिस डेवलप हो जाता है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपने रिपीटेड डोजेस दी, उसके बाद उसका एक सीलिंग इफेक्ट आ गया और उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, दैट इज टैकीफाइलेक्सिस, ठीक है? आगे चलें अतीक भाई, जल्दी से खत्म करें 10 मिनट के अंदर। बस खत्म होने वाला है। अच्छा, इसमें प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में क्या करेंगे? अगर स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स का पेशेंट आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले पेशेंट को आप एजुकेट करेंगे कि आपके साथ होना क्या है और आपका मैनेजमेंट प्लान क्या है आपका पेन का। तो अगर पेशेंट जो है ना एक्सपेक्ट कर रहा है कि मोर देन 30 mg इंट्रावीनस मॉर्फिन ले रहा है, तो अगर 1 महीने के लिए, तो आप डिपेंडेंस को एक्सपेक्ट करेंगे और या ओपियोइड टॉलरेंस को एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर रेगुलर ओपियोइड ले रहे हैं और नॉर्मल डोज उसमें सर्जरी के ऊपर नॉर्मल डोज देंगे इसको,
और एडजंक्ट जैसे जैसे कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हो गया, एंटी कन्वर्सेंट है, वो भी आप साथ देंगे। और इसको हम चूज करेंगे रीजनल एनेस्थीसिया जनरल टेक्निक के साथ ऑन इंडिविजुअल बेसिस टू बेसिस वेरिएशन के ऊपर। अगर वो विड्रॉल वाली मेडिकेशन ले रहा है दैट वो प्रोवोक कर सकता होता है। और अगर पेशेंट को फेयर एंग्जाइटी है पेनफुल स्टिमुलाई के साथ जो है ना, देन यू शुड एड्रेस इट। और इसके अलावा अगर पोस्ट ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट है मोर देन 400% इसमें, तो आप इसके अगर पोस्ट ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट है तो आपने 400% ज्यादा इंक्रीज कर ली फ्रॉम बेस लाइन से। और प्रोलॉन्ग पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती हैं, दैट इज मोर कॉमन। इसके अलावा सर इसमें ये तो सर मोटा मोटा इसके की फैक्टर्स थे। अच्छा, और इसमें हम कैसे हाउ कैन वी डिक्रीज थ्रू पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, ठीक है ना। अगर उन्हें पेन थेरेपी भी है, अगर वो एडिशनल वो बता दिए, हम ओपियोइड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, केटामीन भी दे सकते हैं, क्लोंडीन भी दे सकते हैं, इसके अलावा पैरासिटामोल एनासिड भी दे सकते हैं, गाबापेंटिन भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर अगर हम हाउ कैन वी डू, हम इस तरह वी कैन पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया पे अगर है पेशेंट इन्फ्यूजन पे है तो हम क्या करेंगे सर, बैकग्राउंड ओपियोइड इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा रीअसेस करेंगे पेन को विद देखेंगे कि अनएक्सप्लेन्ड टेकिकार्डिया तो नहीं है, रेस्टलेस तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है फॉर विड्रॉल सिम्टम्स। अगर हम पेरेंटल स्विच करेंगे जैसे सर जिशान ने बताया, अगर ओरल पे है, ट्रांसडर्मल पे है, तो हम फॉर लास्ट 24 आवर में जो दे रहे हैं इसमें हम पेरेंटल जो है ना स्विच ओवर करेंगे। और ओपियोइड को रोटेट करेंगे अगर वो इनएजुकेट हो रही हैं और पेन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा सर वो जो मैंने बताया क्लोंडीन, केटामीन, गाबापेंटिन वगैरह को करेंगे। अगर क्रोनिक पेन को मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसका पूरा चल रहा होता है, तो इसके पीछे ना जाएं अक्यूट पेन को ट्रीट करने से। बस सर ये पूरा यही है। हाँ बस देखें इसमें एक बात मुझे बतानी थी इसमें जी, सर नैल्ब्यूफिन अवॉइड करते हैं क्योंकि वो विड्रॉल को प्रेसिपिटेट कर देता है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। नैल्ब्यूफिन जो है ना वो पाकिस्तान के अलावा कहीं दुनिया में शायद इस्तेमाल नहीं होता होगा। नैल्ब्यूफिन इज नॉट एट ऑल एन ओपियाइड, इट्स अ टेरिबल ओपियाइड, लेकिन बहरहाल यूज हमारे मुल्क में अवेलेबल यही है। तो शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन ऐसी कंडीशंस आपने अगर मॉर्फिन अवेलेबल है तो फिर आपका इसका कोई रोल नहीं है। जाहिर बात है हमारे सिस्टम के अंदर ये हमारे पास यही अवेलेबल होता है, तो ये बेसिकली एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट होता है ना, इस वजह से आप नहीं दे सकते। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट होने की वजह से ये तो ओपियाइड रिसेप्टर्स का जो इफेक्ट आ रहा होगा दूसरे ओपियाइड से उसको भी ब्लॉक कर देगा। ठीक है सर, एक हमारा एमसीक्यू आया था कि अगर कोई ओपियाइड के ऊपर है, अगर आपने इसको वो दे दिया नैलोक्सोन दिया तो उसका वेट उसका बढ़ेगा, इसका पेन तो बढ़ जाएगा, हाउ टू ट्रीट इट, इसका कोई था? मुझे मेरे ज़हन में नहीं है, किसी को याद तो बता दें। तो ओपियोइड दे दें आप तो वो ट्रीट हो जाए। क्या मैडम, क्या सॉरी समझ नहीं आया? ओपियाइड दे दे मैडम ने कहा, ठीक है। अच्छा सही है सही सर, बस मेरे ख्याल में फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह आसानी करे। कल जो है ना अच्छा देखें, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो 3-4 सेशंस टॉक्स के डिस्कस किए हैं पहले वो प्लीज आप लोग सुन लें पहले, ठीक है, ताकि फिर वहां से जो चीजें मिसिंग है उनको पूरी करें, क्योंकि कई दफा ऐसा हुआ है कि वही बातें हमने पहले भी डिस्कस की हैं और आप वही बातें दोबारा, तो कई दफा होता है कि ना थकावट का एहसास शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब मैं लिटरली पिछले 3-4 महीने से मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी इम्तहान पास करें भाई। मैं ये हवाले करना चाहता हूँ अतीक भाई के, और हमारे 2 टाइगर्स हैं जो कि एक तो मेरा टाइगर जो है वो, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरा टाइगर जो है ना वो इंग्लिश का इम्तहान दे रहा था, और दूसरा टाइगर किधर है वो भी कभी कभी अब नजर आता है, अरसलान। तो दूसरा टाइगर जो है वो इंग्लिश का इम्तहान दे रहा था। ठीक है, तो विश दैट पर्सन बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलें, अल्लाह आसानी करे भाई सब लोगों के लिए, और इंशाल्लाह फिर कल 3 बजे टॉक्स की डिस्कशन करेंगे। और टॉक्स के बारे में मैं फनी कमेंट दे के मैं बंद कर रहा हूँ कि टॉक्स में ना सिर्फ वो फेल होता है जो जान बूझ के कोशिश करे कि मैं फेल हो जाऊं। ठीक है, तो जो है ना वो उस लड़की की मिसाल है कि जो शादी करके जाए और कहे कि मैंने बसना नहीं है,
तो वही फिर नहीं घर फंसाती, नहीं तो दुनिया की हर लड़की यही चाहती है कि उसका घर बस जाए। तो इसलिए टॉक्स के अंदर कोई जबरदस्ती कोशिश करे कि मैंने फेल होना है तो टॉक्स में फेल होता है। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था, उसने टॉक्स में रिसर्च की थी। उसकी वजह यह है कि वो बेचारा IMM के अंदर वो तीसरी दफा मैं टॉक्स में पास हुआ था, और FCPS में उस बेचारे की बदकिस्मती का लेवल चेक करोगे, उसका लॉन्ग केस पास, उसके टेबल वाइवा पास, एंड ही फेल्ड इन टॉक्स। कैन यू बिलीव दिस? एंड ही पास इन सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उस बेचारे के साथ प्रॉब्लम थी, वो घबरा जाता था टॉक्स में। ठीक है, तो अब टॉक्स जो है ना, मैंने जब टॉक्स दिया था ना, तो उस जमाने में जो है ना स्टैटिक स्टेशंस होते थे बहुत सारे। ठीक है, लेकिन अब स्टैटिक स्टेशंस की जगह इंटरेक्टिव स्टेशंस ही होते हैं मेजॉरिटी। शायद ही कोई स्टैटिक स्टेशन हो, नहीं तो ज्यादातर इंटरेक्टिव स्टेशंस होते हैं। तो एक्चुअली इंटरेक्टिव स्टेशंस में आपके पास होने का ज्यादा मार्जिन होता है। जो स्टैटिक स्टेशंस होते हैं ना, उनमें आप क्वेश्चंस को कई दफा इंटरप्रेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, और आपको कोई हिंट नहीं मिलता। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सबको शेयर करता हूँ, मैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व लेबल करना था सिर्फ, और मैं एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस लिखा है, वाई एक्सिस वाली चीज को एक्स एक्सिस पे लिखा है। तो इसलिए यहाँ पर तो होगा तो फौरन आपको एग्जामिनर की शक्ल देख के सर कल की बजाय अगर आप तो सर अभी आप बताएं, आपने बसना नहीं था या आपको जानबूझ के फेल हुए थे? नहीं, मैं पास हो गया था भाई। तो बात है, तो सर बात यही है कि वहाँ पे रिफ्लेक्सेस जो है वो हो जाते हैं, वरना बसना सर, तो कोई चाहता है। आप क्या कह रहे हैं? सर मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टॉक्स जो है वो कल फ्राइडे की बजाय अगर हम संडे पे रख लें, सैटरडे और संडे पे। नहीं, संडे को तो टॉक्स है। नहीं सर, मंडे को है। संडे को, मंडे को, लेकिन सर संडे का दिन हम अपना चाहते हैं। असल में देखें, आखिरी दिन जो है ना, वो कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं होगा। आप लोग रिलैक्स करिएगा आखिरी दिन देयर शुड बी नो थिंग। अच्छा सर, एक और मैं एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा। हाँ। ये 8 टॉक्स के स्टेशन हैं जिनमें से टॉक्स आना ही आना है, तो क्या हम उसी ओरिएंटेशन से टॉक्स को डिस्कस करेंगे या टॉक्स के कोई डिफरेंट टॉपिक्स? मेरी बात सुने, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखें, काउंसलिंग, ABGs, एक्सरे, ECG, एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस, ये 5 चीजें मैंने रिकॉर्ड करवाई हुई। ठीक है, चले सर, जिसमें ये 5 हो गई, ये 5 चीजें हो गई। उसके बाद जो हो गई मॉनिटरिंग, ठीक है, उसके बाद आपकी जो इक्विपमेंट, ठीक है, और उसके बाद मिसलिनियस चीजें। ठीक है, मेनली तो यही चीजें हैं। ABG आएगी, एक्सरे, रेडियोलॉजी, एक्सरे आएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या नाम है उसका, क्रिटिकल इंसिडेंस होता है, काउंसलिंग होती है। सर एक इंस्पेक्शन और काउंसलिंग के 2 इंटरैक्टिव ये बंदे उन्होंने बैठाए होंगे इन दोनों में से, लेकिन पिछले एग्जाम में, हाँ जी, पिछले एग्जाम में कोई बंदा भी नहीं बैठा, एग्जामिनेशन था ही नहीं इससे पिछले एग्जाम में। नहीं, लेकिन देखिए खुरम, मैं आपको बताऊं, ये इस चीज के लिए आप ना अपने आप को फिल्टर ना करें, आप अपने आप को ओपन रखें। ठीक है, क्योंकि देखें, अगर आप एक अपने आप को महदूद करेंगे ना, तो आप अगर वो नहीं आएगी चीज तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। जल्दी चले। कई दफा टॉक्स ऐसा भी दे देते हैं कि जिसके अंदर ABGs नहीं रखते, तो लोग आके, लोगों को ये फिक्र नहीं होती कि पास है या फेल है, यार ABGs तो रखा ही नहीं। मतलब आप एग्जामिनर की मर्जी है, वो जो मर्जी रख करे। लेकिन आमतौर पे ये कॉमन बात ये होती है, काउंसलिंग के स्टेशन 1 या 2 होते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट्स 1 या 2 होते हैं, एयरवे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होता है। ठीक है, तो इसके अलावा इस दफा कोविड का सिनेरियो आएगा ही आएगा। कोविड का आप पेपर आउट समझे, कोविड के पेशेंट को कैसे एनेस्थीसिया देना है, वो पेशेंट क्वेश्चन आना ही आना है। तो वो तो आप लोगों के टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, चले एनीवेज जी, अल्लाह आसानी करे सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।